नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बता दें हरिद्वार ये जगह है, और बता दें कि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं विद्यालय, जो कि नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय है। इसका नाम है श्री स्वामी आजरानंद अंध विद्यालय। तो आइए आपको मिलाते हैं नेत्रहीन बच्चों से और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ यहाँ से जुड़ी आपको देते हैं। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने ना कि अपना हुनर दिखाया, बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। समय भारत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। के चरणों में वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो।
जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो। ताकि वे समाज में अपने लिए सम्मान का स्थान बनाने में सक्षम हो सकता है। नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल जिसका नाम श्री स्वामी अजरानंद विद्यालय उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में स्थित है। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने ना कि अपना हुनर दिखाया बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। अगर बच्चों के हुनर की बात करें तो इन्होंने अपने हुनर से मिसाल कायम की है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, जैसे IAS, क्रिकेट, चेस और सिंगिंग में इन्होंने स्टेट लेवल पे महारत हासिल की है, जिसका एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। बच्चों पाराना लेकिन इसकी आपको पता है कुछ हो ना करे तो लाइफ ना जाए, ऐसी देखिए नायना दोना हो गया सबका तो नीले कर दोगी पहले धीमे धीमे बात को बात को मजाक संगीत गायन वादन सभी दो टीचर दूसरा हवाई क्षेत्र बोलिए हवाई क्षेत्र रुमाल के चारों कोनों से बांधो, रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर कि लंबाई एक समान हो। अब इसे आकार
बता मेरा यार सुधा मारे भाई गले दिनों आया करता रोज के जाया करता टकरार सुधा मारे भाई गले दिनों आया बता मेरा यार सुधा मारे भाई गले दिनों में आज बैठ जा मेरे तखत पे एक भी आ गया ठीक भगत में आज बैठ जा मेरे तखत पे तोते की मार सुधा मारे भाई गले दिनों बता मेरा यार सुधा मारे भाई गले दिनों हमारे सुना दे। और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं वो सबको खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन वो हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किए और खासकर ये सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में जो काम किए ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक अभी हमारे यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी है, 8,000 करोड़ रुपए की रोड बनी है, सारी कॉलोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर वो रोड बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया। उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का और डीडीए का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से रोड बनी। उसके साथ में अभी आपने सुना होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पे 28,000 करोड़ रुपए का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कॉलोनियों के बीच में बना है। तो वो कॉलोनियों में आज जो है विकास करने की बात कोई कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वो हमारी सरकार कर रही है। सर, उसी के साथ में अभी रमेश जी ने भी बताया कि 6 लाख LED लाइट लगवाई गई कॉलोनियों में और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपए दिए गए। उसी के साथ में स्वनिधि में अभी तक 2 लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वो अपना रोजगार कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं दिल्ली में। सर, PM उदय योजना, ये ऐसी योजना है जो दिल्ली के ये सारे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन को सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको स्वाभिमान दिया। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करता हूं और सारे डीडीए के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और ये बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस बिल पर बोलने का समय दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। श्री राहुल शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा विधेयक 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं और साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, यह विधेयक अनधिकृत विकास की रक्षा के लिए प्रावधान की वैधता को अगले महीने की 1 तारीख से 3 और वर्षों के लिए विस्तार प्रदान करता है। अध्यक्ष जी, ये विधिवत है कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आवास, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई गई है। मांग और आपूर्ति में अंतर के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत निर्माण आदि की समस्या पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या पिछले दशक से दुगनी हो गई है और भारत सरकार के सर्वे के 2011 के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के शहर में आबादी क्रमशः 41%, 29%, 28% एंड 15% झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन झुग्गी बस्तियों में औसतन 5% लोग एक कमरे में 5 लोग एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 700 एकड़ में झुग्गी बस्तियां हैं और इनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90% झुग्गियां अनियमित कॉलोनी के रूप में सरकारी जमीन पर है।
अध्यक्ष जी, भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है और मेरा जो संसदीय क्षेत्र धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो जो लोग झुग्गिया में रह रहे हैं उनकी संख्या 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 60 मिलियन हो गई है और अब यह संख्या और भी बढ़ गई है। इस समस्या का हल ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष जी, सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती मांग के बीच अंतर ने मलिन बस्तियों के गठन को प्रोत्साहित किया है। जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ियों के निवासी आमतौर पर सीमांत स्थानों से जैसे डंपिंग ग्राउंड में निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार का प्राथमिक कारण गांवों से शहरों की और लोगों का पलायन है। शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है, जो अंततः आवास की कमी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसे कई समस्याओं का कारण बनी। इस समस्या निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने जरूरत है। अध्यक्ष जी, मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम हैं, जिन्हें आमतौर पर झुग्गी वासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गी वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है। इससे उनके जीवन स्तर में कई सुधार नहीं हुए और अभी भी झुग्गी बस्तियों में लोग रह रहे हैं। अध्यक्ष जी, 3 साल का प्रस्तावित विस्तार संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। दरअसल ये विधेयक केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके ये विधेयक लाया हुआ है और एक साथ 3 साल का विस्तार देना बड़ी राहत है। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध संपत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। व्यापारी संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार को इसकी मांग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, ये विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से उस समय तक जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी, जिसमें झुग्गियां, अनधिकृत कॉलोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनियमन कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोड मैप देने की व्यवस्था करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं, जिसमें झुग्गी झोपड़ियां, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए वगैरह। मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार हो जाएगा, जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और एक दिल्ली के एक विश्व स्तरीय शहर बनेगा। अध्यक्ष जी, विदेश घुसपैठी या झुग्गी झोपड़ी समस्याओं की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है। आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी झोपड़ियों की गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Sabhapati Mahoday, I would like to start by thanking the honourable members who have spoken, Ramesh Biduri ji, Parvesh Verma ji, Rahul Sewale ji. Whilst lending their support to the bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I have heard, and I would also, Mr. Chairman, sir, like to share through you with the honourable members my expectation of how the master plan, which as I said is at the stage of finalization, how that will affect not only those who are living in this so-called unauthorized colonies, for which we have already provided Malikana Haq, how we propose to take that forward. Also, Jahan Juggi Wahi Makan scheme, land pooling, which has been referred to by several members, and what has perhaps not been referred to specifically by members, honourable members, of old development colonies, because I think this is part of the largest thing. Sir, if today the population, when the census comes, is in the vicinity between 2 and 2.5 crores, my readings are based on
my experience of the last 6.5 years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs and with issues relating to the development of Delhi, a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing. Sir, out of this population of between 2 and 2.5 crores, I believe, sir, 40 lakh people will benefit from the Malikana Haq, the authorization or dealing with unauthorized colonies. There are still some sections which were not covered in the original list, but which we had promised to sequentially take up after this process is complete. About 40 lakh there, sir. Jahan jugi, wahi makan, another 10 lakh of our citizens, that makes it 50 lakh, sir. And land pooling, sir, when finalized, I think will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors. Another 70 lakh people, I think, will benefit from that land pooling, which makes it 50 plus 70, 1 crore 20, and the other colonies which are due for redevelopment. So Delhi is not only a city which is growing in population, it's growing in economic strength, but it is also virtually being rebuilt, sir. Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial building. Today, the new parliament that we have the privilege of being in, the Central Vista, Bharat Mandapam, Yasho Bhumi, and if you see all around, there's redevelopment taking place at a massive scale. Sir, my colleague and friend Ramesh Biduri ji wanted the cutoff date raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this bill specifically seeks extension for the next 3 years. This extension will give us the cushion, the time cushion, and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidelines for orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer should encompass and is intended to encompass specific suggestions which have been made. Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned the MPD 41. I have already taken the liberty of, in anticipation of saying something. As I mentioned earlier, sir, he said that GD and land pooling policy, I've already responded to that. The master plan is at a final stage of, I would say, consultation. It's way beyond that. I think it's at a stage of finalization now. And this policy, we have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that substantial benefits, I'm choosing my words carefully, sir, substantial benefits will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, those who are there, the Kisan Bhais who own the land, and all the others. We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities don't stand in the way, sir. Sir, I would once again thank my 3 colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation, because it will give us an opportunity to ensure that processes which were started 20, 30 years ago, and in 2006 in particular, we are able now to finalize in an orderly manner what will be required to be done under the master plan, also on all the other areas which flow from it, and also the provision of Malikana Haq to those who are living in those unauthorized colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorization slips, and that we will be able to demonstrate to everyone. Ramesh ji said कि शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई, पर मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स अभी पब्लिश हो गए हैं पिछले वर्ष, और उसके साथ हम ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि जो पीपल हु गो इन फॉर full authorization, they can rebuild and they will also economically very. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी. श्री रमेश बिदुड़ी जी. माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है
ये 1739 कॉलोनी जो छोड़ी गई, इसमें कुछ एफुलेंट के नाम से 69+3 कॉलोनी छोड़ी गई थी सर। उनका डेवलपमेंट कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा सर, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वो भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो एफुलेंट कॉलोनियों को भी तुरंत उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें सर। आप वो हैं तो उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते, तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या विचार है सर? मेरा सभापति महोदय जी, मुझे लगा कि शायद मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जरा ज्यादा कंजर्वेटिव वो थे। मैंने ये भी कहा कि जो कॉलोनीज पहली लिस्ट में आ गई थी, हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज को हम नहीं टेकअप करेंगे। हमने कहा कि सीक्वेंशियली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वो बहन भाई रहते हैं जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए, जैसे ये कंप्लीट होगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो 69 है शायद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जहां रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। ये सरकार की शुरू से यही पोजीशन रही है, और आपके माध्यम से सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम सेइंग दैट दीज विल आल्सो बी टेकन अप, और आई होप दिस अश्योर्स माय कॉलीग। आई नो ही हैज बीन लुकिंग टू री-हियर दैट आंसर फ्रॉम मी। मैं कई बार उनसे कह चुका हूं, पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूं। आई हैव नो हेजिटेशन इन रिपीटिंग दैट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। थैंक यू। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वाले के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बन गया। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र के विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव विधेयक को पारित किया जाए। आई सबमिट दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 30, केंद्रीय माल और सेवा कर। माननीय मंत्री जी। Move that the bill further to amend the Central Goods and Services Tax 2017 be taken into consideration. मंत्री जी कुछ कहेंगे? Sir, thank you for giving me this opportunity. I'll just put the context in which this amendment is coming in. So, as you know, GST subsumed 17 taxes and 13 cesses, and it sort of bridged all the states and enabled trade. The number of taxpayers registered in the GST has almost doubled to 1.4 crores. I'm quoting June 2023 figures. And when it started in 2017, we had only 67.83 lakh taxpayers under the GST. So GST is actually bringing in a lot of advantage to the economy. The tax incidence under the GST has also been lower to what it was before the GST was introduced. So the current features, some of the best features which I can highlight, are that the RBI report itself, while talking about the state finances, as of January 2023, acknowledges that the northeastern states have been the biggest beneficiaries in the GST regime, and they have recorded a compound annual GST revenue growth rate of 27.5 since the
percentage since the implementation of the GST, as against 14.8 for all states. Almost all the GST Council's decisions have been through consensus, so this being the main feature, the need for the current amendment is something which I'd like to highlight. The section which is 109 of the Central Goods and Services Tax Act 2017, that is the CGST Act, provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. The qualifications, the appointments and the terms of conditions for service of the President of the Appellate Tribunal and the judicial and technical members are specified in Act 110, which is the Section 110 of the Act. And under the GST law, sir, the adjudicating orders are passed by the GST officers themselves from the centre and from the state, depending on the jurisdictions allocated. Whilst appeals against the orders passed by the adjudicating officers lie with the first appellate authority, who is an officer within the tax administration itself, belonging to the respective central and the state tax officers. The second appeal against the order of the first appellate authority under the centre as well as the state tax administration lies with the GSTAT, meaning GST Appellate Tribunal. This is the first forum, sir. The Appellate Tribunal is the first forum at which GST litigation process itself converges within the state. That is, appellate orders passed by the centre and the state GST officers become a part of the same appellate forum. So earlier in 2019, sir, the GST Appellate Tribunal benches were notified. We went ahead by notifying the benches, but the same was challenged in the High Courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition of 2018, in the case of Revenue Bar Association versus the Union of India, Honourable High Court of Madras held as follows, and I quote, "The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of the judicial members on the bench," unquote. So the High Court, Madras, struck down the Section 109 and 110 of the CGST Act 2017. In August 2020-21, the tribunals, this is a parallel development which I draw your attention to. In August 2021, the Tribunal Reforms Act 2021 was enacted, by which the qualification and the selection process was standardized for all tribunals. By that time, there was no GST tribunal. But, as I said, it is a parallel development. In August 2021, the Tribunals Reforms Act was enacted, by which the qualification and the selection, the process itself was standardized for various tribunals. Given these developments, in its 47th meeting held on 28 and 29 June 2022 in Chandigarh, the GST Council discussed the changes required in provisions pertaining to the GST Appellate Tribunal in the GST laws, so that it can be brought in conformity with the judgments of the court and in relation to the various aspects concerning all the tribunals. So in that meeting, the Council had decided to constitute a GOM to look into the issues involved, which was constituted on 6th July 2022. The report of the GOM was placed before the GST Council in its 49th meeting dated 18th February 2023, and post-approval of the GST Council, the CGST Act was amended by the Finance Act of 2023, wherein Sections 109 and Section 110 of the said Act was amended. As amended by the Finance Act 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are to be notified.
The principal bench will be or shall be located in New Delhi and shall have one president, a judicial member, a technical member that is belonging to the centre, and a technical member of the state. The state benches shall have two judicial members, a technical member centre and a technical member state. State benches have also been already notified as of 14 September 2023. The qualifications of the president and members are also clearly notified. Thereafter, it was brought to the notice, and this is the important part of why this amendment is coming through. I've just set the background. The reason why this amendment is coming through is because it was brought to the notice of the ministry by the Honourable Chief Justice of India in his administrative side through the Registrar of the Court that the following aspects of the service terms were not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. I'll again try to draw the attention of the honourable members that the GST Appellate Tribunal is developing on its own parallelly to the tribunals, all other tribunals amendment acts which have happened, and now by drawing the attention of the honourable of the ministry, the Honourable Chief Justice of India in his administrative capacity is trying to align the two, and therefore the 2 points on which the Chief Justice of India drew our attention is that the maximum age limit for the post of the President of the Appellate Tribunal and members is 67 and 65 years in the CGST Act, which we had cleared, under the Tribunal Reforms Act 2021. Under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 and 67, whereas what we brought in the CGST amendment was 67 and 65. Tribunal Reforms Act had 70 and 67 years respectively. The second point on which amendment became necessary is that the CGST did not have a provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the Tribunal Reforms Act, where these two were therefore taken up in the Council and they were approved by the GST Council. Under the Tribunal Reform Act, the advocate with standing of 10 years at the bar is eligible to be appointed in the as a judicial member. So these two particular and specific points which the Honourable Chief Justice of India highlighted, the issue of these two concerns were again placed before the GST Council in its 52nd meeting held on 7th October 2023, and the amendments to the Section 110 of the CGST Act, aligning the provisions with the Tribunal Reforms Act, were approved by the Council. So, accordingly, the CGST Second Amendment Bill, which is what is now before us, has been introduced in the Parliament on 13th December 2023, bringing the provisions of Section 109 and 110 of the CGST Act in line with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, once this Honourable House passes this amendment bill, post amendments, the process of selection of the President and the members would be initiated. Honourable Chief Justice of India has already consented to chair the Search-cum-Selection Committee and has nominated Senior Judge Justice Sanjeev Khanna to chair the Search-cum-Selection Committee for selection of members, both judicial and member technical, which is the centre's technical member. So this, therefore, is before us, and I humbly seek the support of all the honourable members to have this passed. Thank you. श्री निशिकांत दुबे जी, आप वरिष्ठ संसद है, आपको भी इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। सभापति महोदय,
इस बिल पर अगर बोलना चाहते हैं तो मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी जी ने इस देश में 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद ये जीएसटी का था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभापति महोदय लगातार इसके ऊपर चर्चा रही कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए, कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए, लेकिन ज्यों-ज्यों इकोनॉमी बढ़ती रही, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, उसमें लोगों ने यह तय किया कि जो आम आदमी है वो सेंटर और स्टेट के टैक्स से इतना तबाह हो जाता है, टैक्स पर टैक्स इतना हो जाता है कि जब फाइनली वो कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना बढ़ जाता है जिसमें कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2014 में माननीय मोदी, और जब मैं ये कहता हूं तो कई एक लोगों को लगता है कि 2014 के पहले देश था ही नहीं, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास यह है सभापति महोदय कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो एक केलकर कमेटी बनी थी और केलकर कमेटी ने एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है, एक प्रोपोजिशन जो है बढ़ाया था कि अब अपने को इकोनॉमी में ग्रूम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया, हमारी सरकार चली गई 2004 में, और 2006-07 के जिस फाइनेंस बिल की बात कर रही थी निर्मला सीतारामन जी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है कि 2027 उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 2006-07 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। 2006-07 से लेकर 2014 तक 8 साल तक इनकी सरकार रही और 8 साल में ये केवल एक तकिया कलाम, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लगता रहा, और जब तक उनकी सरकार रही 2014 तक गरीब खत्म हो गया लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था राज्यों का कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का जो नेतृत्व था, इतना मजबूत नेतृत्व था कि राज्यों को उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो ये कहता था कि जीएसटी का जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यमंत्री के नाते जो उनके अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर 2006-07 में ये एक बड़ा टैक्स जीएसटी लेकर आई। इसमें 37 टैक्स हैं सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है, और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं, जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो
जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे। और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश की, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है कि उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से जब एपेलेट अथॉरिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद ये केस हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अनावश्यक जो है देरी हो जाती है और इस देरी के वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया इसके माध्यम से कि एक तो ट्रिब्यूनल को, जो ट्रिब्यूनल एक्ट था उस ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए कि जो सारे ट्रिब्यूनल हैं भारत सरकार के, वो सभी ट्रिब्यूनल में 70 साल और 67 साल का जो एक कैप है वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने अपने हाथ में, जो माननीय मंत्री महोदया ने अपने तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना जो सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका मेंबर कौन होगा। और इवन स्कोप ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा स्कोप वाइडर करने के लिए, जो लड़के बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में तेज हैं, जिनको टैक्स के बारे में अथॉरिटी है, उनका यदि 10 साल का अनुभव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है पुल इन्होंने तैयार किया। तो इसमें एक तो ये होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा, दूसरा हाईकोर्ट में जो लिटिगेशन फंसता है वो हाईकोर्ट का लिटिगेशन कम होगा, और तीसरा जो आम कंज्यूमर, अब उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, तो ये सारे केसेस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाया है। देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका जो असर होगा बहुत बड़ा होगा। और जिस तरह से जीएसटी काम कर रही है, 2 चीजों पर, जीएसटी काउंसिल जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और टेक्नोलॉजी जो जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके आधार पर जो माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि आज हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कंपनसेट कर रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बड़ा काम कर रही है। जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, और मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भारत का नारा है वो कारगर हो रहा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you for giving me the opportunity to speak on the important bill, that is the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. On behalf of Biju Janata Dal, I rise to support the bill. In the last 6 years, the GST ensured compliance simplification with uniform processes across the country. But more needs to be done. I will take this opportunity to highlight some of the concerns. Odisha government, led by visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has already taken simplification measures pertaining to state government. The state cabinet has approved Odisha Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 that simplifies the provisions and provide certain facilities to taxpayers and tax authorities in the state. Provision has also been made for GST Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority. Subsequently, Odisha has registered a phenomenal growth rate of 100.77% in the state GST collection in November this year from November last year. Sir, coming back to the issues that I want to raise, full compensation to the state
for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. State revenues have taken drastic fall due to pandemic. I urge upon the government to release the pending GST compensation to the states on time. The center's November 2021 notification to increase the goods and service tax GST on several textiles and apparel from 5% to 12% for items with a value slab of above ₹1,000 is a big blow to the handloom sector. The handloom and craft sector is under severe distress, as the average handloom's household income is only ₹3,042 per month. I would request through you, sir, for a consideration to the proposal of flat 5% GST on all textile and apparel products. The GST Council has imposed 28% GST tax on full face value of bets placed on online gaming as opposed to gross gaming revenue. The decision was implemented from 1st October 2023 with a review after 6 months. A consequence of GST Council's decision is need to decide whether the amendment is clarificatory and therefore has a retrospective application, or whether it should be made effective only after 1st October 2023. This is important for estimating past period liabilities. Hence, a clarification is needed. Sir, India needs to simplify its tax system to ease the compliance burden on small and medium businesses. Simplifying tax rates would add to the MSMEs, make imports competitive, and improve exports prospects. GST on kendu leaves has been increased from 5% to 18%. Central tax on kendu leaf was earlier 0. Central government should place this matter in the GST Council and revise the rate to 5%. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, on Wednesday announced a special package for the welfare of 8 lakh kendu leaf pluckers and other persons engaged in the trade. Sir, through you, I request the central government to reduce GST on kendu leaves from 18% to 5%. Our Public Account Committee in one of their reports have asked the centre to provide GST exemption for imported pharmaceutical products used by the hospitals and research organizations. The committee observed that the issue of frequent notifications and then repeated clarification is indicative of lack of clarity and coordination. The committee has recommended that tax research units may ensure that notifications includes examples for clarity and court cases. I request that recommendation of committee may be implemented. Sir, in conclusion, it is vital to prioritize areas where immediate reforms are needed. With these words, I conclude. Thank you, sir. श्री धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 इस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले अपीलनीय प्राधिकरण तंत्र अलग अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि जीएसटी की शुरुआत के साथ जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई। नतीजन अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालय के संपर्क में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्यक्ष जी, जैसे कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017
की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उनमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित किया जा सके। अध्यक्ष जी, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है। अध्यक्ष जी, प्रस्तावित संशोधन से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलीय प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए एक संधि प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल और सुधार होगी और जीएसटी नियमों के अनुपालन में को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटीटी उच्च न्यायालयों पर बोझा कम करने के लिए मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अनुमति मिलेगी। जीएसटीटी में अप्रत्यक्ष विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इससे सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीटी के को कार्यान्वित करने के लिए दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को ही लाभ होगा। हालांकि जीएसटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अभी नया ढांचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो प्रलंबित केसेस चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वो आज भी लंबित बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 जीएसटी शासन के विकास में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि चिंताओं को दूर करना और नई अपीलीय प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल प्रभावी कार्यवाहन ही के माध्यम से ही जीएसटीएटी प्रस्ताव वास्तव में अपनी इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल संज्ञागत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया है। वैसे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा सपना साकार हुआ था। और उस समय 2017 में अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखें तो सिर्फ 64 लाख था, जो कि आज बढ़कर 1,39 करोड़ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, समय समय पर वो संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी कभी व्यापारियों के बीच में और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है तो वो न्यायालय में जाना पड़ता है, और जब न्यायालय में जाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है,
और न्यायालय में पहले ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं। लगभग 14,000 प्रकरण हाईकोर्ट में इसके लंबित हैं और उसी को लेकर अपील के लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है और इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सदस्य की पात्रता, आयु आदि के लिए ये बिल लाया गया है। इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही सही और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है, ये बिल उसके लिए लाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में 2-2 ट्रिब्यूनल बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है लेकिन वो भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के इंदौर में है, तो एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री लाऊ कृष्णा जी। Thank you for allowing me to speak on this, sir. I appreciate the ministry to setting up the appellate tribunal. It's a move in the positive direction, sir. It is very much required when we need justice. We need to have another set of bench where we can actually go and represent our case. So I appreciate it. Really appreciate the ministry for coming up with this. But there's one issue with this, sir, which is with regards to the age limit that has been prescribed for both the president and the members. And there's a provision in that bill wherein retired judges can actually be inducted. So my request from my party side is this should not be a place where again the retired judges will actually come and settle in this, sir. So it should not be a retirement home for them. So I hope ministry and the government will take care of this, sir. So coming to the GST, when I'm asked to speak on this, when I inquired with a lot of MSMEs, what is the issues that they're facing with the GST regime? We have done amazingly well. The GST, whatever we're getting from various states have grown exponentially, and it has been dispersed to the state governments also very well. And it has helped a lot of MSMEs, mostly in the whichever are being moved from offline to online. They've done exceedingly well in the last 6 to 7 years, sir. But there are few issues that needs to be addressed, mainly with respect to the MSMEs that are actually working with the government, sir. Wherein most of the times when I inquired these MSMEs, how are you doing it? They're saying, yes, with the private players, when we are doing transactions with the B2B with the private players, yes, we are fine. Wherein one or two issues are there. But when we are doing the business to business with the governments or PSUs, central governments, state governments, that's where the major problem that most of them are facing, sir. With regards to the first problem they expressed was that they're not able to file the returns. When I inquired why you're not able to file the returns, the bill amount and the GST amount, in most of the cases, the PSUs or central government or state governments, even after they execute the contract, even after they do the work also, still they're not able to get these bill amounts and GST amounts. Because of this, they're not able to file the returns, sir. And because they are not able to file these returns, they're not able to pay the GST on time. So what is happening? The government is getting the work done, either central government, state government, PSUs, everyone, they're getting the work done, but instead of paying the vendor, whoever has done the work, they're delaying it. Because the bills are being delayed, he is not able to file the returns. Once he doesn't file the return, there is another provision in this wherein the huge, when we delay filing the returns, there's a huge interest of almost 18% that is being laid on these MSMEs, sir. This is the issue that MSMEs has raised with me. This 18% itself, first thing is non-payment by the PSUs. Second is 18% interest that is being asked by the GST laid as a penalty on this, which is itself is very high because this has been there when the service sector regime was there. This 18% was there during the service sector was there. At that time, the PLR, from the banks, what we are getting, what the MSMEs were getting at that time was around 15%, 12% plus 3%. That's around 15%. At that time, you put it around 18%. But now, when you look at the PLR, which the MSMEs are getting from the banks, it's hovering around 10%, which government has done exceedingly well to bring it down. So it's making the
MSMEs more competitive across the world. But still the penalty is at 18%. So I request the ministry if the penalty can be reduced, because it is not the doing of these MSMEs, it's the doing of the governments which are not paying them. Because of that, delay is happening. Because of that, huge fines are being levied upon them. So if the ministry can look into it, and if there is a provision of decreasing it, sir, last 1 minute, sir. And also, with regards to when you're doing the business-to-business transactions, the main ask from the MSMEs is that we have issues with the cash flows. Why they have issues with the cash flows is they have to pay 18% of GST plus 10% TDS, and you return the 10% TDS after 1 year. So on the day he starts business, 20% or 28% is being paid to the government. So he has to wait for 1 year for this to be realized. So if this can be looked into, if the ministry can look into it and can come up with a solution, sir. And also last 2 points, sir. There is we are talking about ease of doing business. Prime Minister is very gung-ho about it, sir. But there is a number of slabs that are there, GST slabs that are there, almost to the number of 8 slabs that are there. When you look at countries like Singapore and other countries which are more progressive, there are only 2 slabs. So if ministry can look into it and bring it down. And also the maximum slab amount that is being levied upon is almost to the tune of 18 to 18%. Sir. So if that max slab amount can be reduced to 12% or 10%, which most of these progressive countries are doing, that would be great, sir. So if these can be, ministry can be looked into it, sir. And if this can be looked at in a positive way, MSMEs, which are employing lakhs and lakhs of people in this country, which we want them to be very competitive across the world, which we want them to export, and which for whom we have come up with PLI schemes and all those things. If everything has to work and MSMEs has to compete across the world, I think these issues need to be sorted out, sir. I hope a positive reply from the ministry, sir. Thank you very much. माननीय मंत्री जी. Let me thank all the honourable members who participated in the discussion. I appreciate that there are overall understanding of what the GST is trying to achieve, and it is the glitches or it is the difficulties which are being faced by many of those who are users of the GSTN portal which is being raised, and also the issue of the tax rates. I'll try to address each of the concerns voiced by the members, the primary ones, that is. I thank Member Nishikant Dubey for having given a comprehensive overall picture of where the GST is today and from where it has reached here. Member from Indore, Sri Lalwani ji, of course, expressed his concern that there is one tribunal which is being announced from Bhopal for Madhya Pradesh. Every state is going to get 1+1, and the second one can or maybe will be located in Indore, which is the commercial center, which is of course a decision which is based on the inputs which are given in the GST Council by the state officials as well. I understand his concern on that. There was this point mentioned by Member Sharmishta Sethi, I'm not sure if she's here now, asking for a reduction in the GST rate for Tendu leaves. This topic on the GST rates for Tendu leaves have been discussed, if I remember correct, more than once in the GST Council. And I think since 2017 itself, this has been subject of discussion. In my tenure, twice this has been discussed. And there is no unanimity of view, and therefore we are not able to arrive at a decision which Orissa might like. So the matter on the Kendu leaves lies there. But it is not because the GST Council did not take it up for discussion. It was taken up, but no unanimity has been arrived. Also, Member Sethi also raised this issue of taxation on online gaming with prospective effect, or if there is a need for a clarificatory
exercise. The clarification on that levy was issued, sir. 28% is the tax, and as to who it will apply to, on who will the incidents fall, has been clearly explained. But this particular point that the valuation rules, I like to put it on record again, that the valuation rules to exclude winnings is prospective. So I hope there's no confusion on that. The member from Shiv Sena, Dhairishil Maneji, spoke about the cases which are pending in High Courts and Supreme Court. And now that we are bringing in a legislation with amendments for setting up of the tribunal for appellate tribunal, GST's appellate tribunal. And this particular amendment, of course, is looking at the age limits so that it will be in alignment with the rest of the tribunals. I'd like to inform the honourable member that the taxpayer is at his will, liberty, to withdraw from the High Court, from the Supreme Court, and go to the tribunal which is getting set up, so that his case can be speeded up now that there's a new bench which is established at the states and the appellate which is in Delhi. So it is well within the right of the taxpayer who can take it up further, or withdraw from there and come over to the... Sir, honourable member from Andhra Pradesh has raised quite a few issues on the GST and the fact that there are eight slabs, and that the penalty levied on MSMEs and so on. First of all, sir, on rate rationalization, there is a group of ministers which is formed within the GST. It has had a few sittings, but because the chairman of the committee was the chief minister, the former chief minister of Karnataka, and now that there's a change of government in Karnataka, the committee's chairman's name will also have to be re-looked at. The committee is reconstituted and so on. So that work of rate rationalization is a larger exercise which has been undertaken by the GOM. On the issues being faced by MSMEs, the GST Council at the state level and the GST per se at the central level also interacts with various MSME groups. They have had quite a few issues with which the council's teams have sat through and also addressed their issues. So this issue of PSUs not paying the MSMEs, and as a result they themselves will have to pay the tax on an amount which is not received, has been, I think, to a large extent about the central PSUs have been addressed. I personally involved myself in saying the PSUs cannot delay payment beyond 45 days. It was mentioned during one of my budget speech, after which we followed it up with the PSUs. And once when there was a fairly unbelievable number floating around in the public domain about the total amount which is pending from PSUs for MSMEs, I was perturbed. I went back to check it up. This understanding that PSU means central may not always be correct, sir. Yes, there are PSUs, central PSUs, which owe money to the MSME, and all of us ministers have been very keenly observing them that the delay should not be beyond 45 days, and the central PSUs largely now go by that understanding. But however, I don't have an authority to speak about state PSUs. And it is not a secret that state PSUs who owe a large amount to the MSMEs. And the problem therefore remains for the MSMEs, but it is outside of my realm. It is very much the realm of the states, where the same concern for MSME should be understood by the state governments, and they should quickly clear the bills. I would like to inform the member that this budget,
which was read out on the 1st February 2023, we made it a point to say that large companies cannot benefit from claiming those fiscal incentives and other incentives which are given to them without paying the dues to the MSMEs, as they would normally show it as an expenditure, that expenditure which is going as payments to the MSME, and as a result, that expenditure should not be taxed, is the common sense understanding. But you have not paid them. And without paying them, if any company shows it as an expenditure, they cannot draw the claims for having spent that money when actually you have not spent it. You have not paid the MSMEs. So we brought that change in this particular budget so that these advantages which accrue to the larger companies without actually paying the smaller companies should not accrue till actually they make the payment, whichever fiscal year it may be. So we have been fairly sensitive to the needs of the MSMEs. I am quite happy to hear more about it, and when I was recently in Vijayawada, Honourable Member met me with a delegation and gave me also a lot of representations. We'll take that on board. So that being my reply to all those Honourable Members who spoke about it, I am very grateful, sir, and I seek the House and its cooperation to pass this amendment. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इस विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 31 अनिंतर कर संग्रह विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the immediate effect of for a limited period of provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise be taken into consideration. So thank you, sir. I'll briefly highlight the need for a bill of this nature. So Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I'll briefly give you the background, sir. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, that which is before us, proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act 1931 with just minor changes, which is technical in nature. So this law is in existence from 1931. We have just made minor changes, and we are here, therefore, not with a new law, but with a mildly amended existing law. The provisions of the bill empowers collection provisionally. I underline the word provisionally. During the period between the introduction and the enactment of the bill, the increased customs or central excise duty
where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament, or where such duty is newly imposed. So if we are bringing in something and that which has to be implemented from a particular date, this provisional collection of taxes bill, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This bill confines this interim period to 75 days, and where the bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So I would like to make it very clear, sir, that the amendments to this or rates increased by the invocation of this particular provisional collection of taxes bill 1931 is valid only up to 75 days, within which I need to make it sure that it gets approval of the Parliament. If it doesn't get the approval of the Parliament, then the amount collected will have to be refunded. I already said that Article 265 gives us the Constitution of the Constitution, provides that no tax can be levied or collected except by authority of law. So if I don't have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid, and therefore it has to be repaid. So the provision is required for reasons. Why do we at all then need to collect it temporarily? Why do you want to provisionally collect it and run the risk that if you don't pass the bill, you will have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required, sir, for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on immediate basis. So sometimes you will have to bring it immediately and not wait for the 75 days or not wait for the session to conclude, pass the bill and so on. So you want immediate relief to be given, moderate domestic prices. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market, and also for revenue considerations. So in the case of income tax, this is not required, sir. It is only required for this indirect taxes. In the case of income tax, changes are made in the finance bill for the next financial year. So 1st February, I might bring in the budget, I announce it, but it gets effective only from 1st April. So for the next financial year is when changes are made. And therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So it gets decided in the Council and then it comes here for the central government to pass it as a part of either finance bill or otherwise. So the recommendations of the GST Council and the effective date of rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the centre and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this temporary provision, which gives me the provisional power to collect taxes, and then subject to the House passing the bill, continue with it. Or if it doesn't within the 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to make sure there are no speculation in the market, and above all, when I want to have immediate impact to protect the domestic industry. Thank you, sir. श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपको और मेरे पार्टी को आभार कि आप लोगों ने इस रीजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल के बोलने के लिए आपने एक अवसर दिया है। और मैं इस बिल के द्वारा 2-3 मुख्य बातें हैं जो है मैं आपके ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो पहली बात तो ये है कि हम लोगों की आज जो अर्थव्यवस्था है, वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज 7% से ज्यादा तेजी से हम लोगों की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पे हैं
तो अगले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से हम लोग 3री स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की ये गारंटी है। और वो गारंटी हम लोग इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर सुधार के ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, आयुष्मान भारत हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए। और आज जो हम लोग सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पे और अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पे, माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा जो हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, जो हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, जो हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वो हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। और जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे चली जाएगी। तो ये आप इन दोनों बिल के द्वारा ये आपको समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि ये काम जो है ये डायनामिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसका प्रभाव देखिए, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम लोग कस्टम्स और एक्साइज की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हम लोग लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये दूसरी मुख्य बात है, जो कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी बात हुई कि जहां 44 लाख करीब लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे थे, अब वो संख्या 1,40 करोड़ लोगों की हो गई, 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलेक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,86,000 लोगों का कलेक्शन होने लग गया है जीएसटी के द्वारा। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं, वो भी उसमें दोगुना हो गया। जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए। फास्ट टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वो 600 किलोमीटर चल रही। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे बहुत सुधार इकोनॉमी में आ रही है। हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही बड़ी दुखद एक अभी छापा के बाद एक घटना निकल के आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्यसभा के सांसद के घर में 350 करोड़ से ज्यादा कैश वहां मिले हैं। जहां हम लोग, एक और भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य की ये प्रयास इनका हम लोगों का रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए। वैसे ही हमारे विपक्ष की ओर अगर आप देखें तो वो कैश का इनका व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। और अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं है। और इनका जो लूट है, खासकर झारखंड में इनका जो लूट है, वो निरंतर चलते चले जा रहा है। और जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापा हमारी चलती चली जा रही है, और वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं। और एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है 6 बार, ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है। लेकिन दुखद बात है कि इन लोगों का लूट जो है, इनका इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश में जो इन लोगों का कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है, लेकिन वो अभी भी वहां आए नहीं है। ही हैज नॉट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ईडी। तो सभापति महोदय, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स और एक्साइज में भी, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोगों को डायनामिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़े, अगर हम लोगों को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए ऑन अ प्रोविजनल बेसिस फॉर अप टू 75 डेज टू एडजस्ट टू डायनामिक कंडीशंस। चाहे डंपिंग हो जाए कहीं, या कहीं बहुत तेजी से भाव हैं वो बढ़ रहे हों, तो उसके लिए राहत हम दे सकें। तो ये जो है, ये पावर्स हम लोगों को सरकार को देने चाहिए। और इस प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के द्वारा ये हम लोग पावर्स जो है सरकार को दे रहे हैं। और इस तरीके से
जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी अवैध अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों को छापा मार के रोकना चाहिए। आप करेंगे तो झारखंड में बहुत सारे और लोग निकल के आएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापामारी हो कि जहां कोयले का, भू माफिया का, शराब का, बालू का, इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, इन पे आप छापामारी करिए। जो अभी कैश में बिजनेस चल रहा है उसको आप टैक्स के दायरे में लाइए, हम सबको राहत दिलवाइए, जिसमें कि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर सुविधा मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो, इस प्रकार से जैसे अभी जीएसटी के बिल में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो ये होता ही रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सब अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए, चलिए मिलजुल कर हम लोग एक विकसित भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीवी सत्यवती जी। I stand here to support the bill from YSR Congress Party on Provisional Collection of Taxes Bill 2023. So, before I support, I would like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues faced regarding taxation and the collection of taxes and provide some suggestions regarding the same. Honorable Chairperson, Madam, the first point is remarkable surge in centers' tax revenue collection and the need for its strategic allocation. So I would like to highlight that in 2022, the central government has observed an extraordinary 303% surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from rupees 6.2 lakh crores in financial year 2010 to rupees 25.2 crores in the financial year 2022. And the second point is high tax burden on middle class. So in the current context, the middle class population in our country would welcome a reduction in the taxation burden. So presently, the rich constitute a small proportion and the majority of India's population remains tax exempt, leaving the middle income group with a substantial tax burden and limited returns. Chairperson, Madam, and the third one from our YSR Congress Party, enhancing the Public Provident Fund. So the unchanging interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1% since April 2020, falling short of the 7.9% recommended by the Reserve Bank of India, RBI. Madam, another point, expanding the tax base for inclusive growth. So the increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of income tax return filers in India has risen, closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively low number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. And to achieve this inclusive growth, the government should consider reducing tax rates by broadening the tax net. A scenario where a large population files income tax returns and contributes to income tax payments could lead to a more prosperous country and a more even distribution of tax burden among assessees. So this in turn could result in substantial reductions in tax rates, providing individuals with more disposable income for spending and contributing to the accelerated growth of economy. So taking steps to effectively harness this workforce can contribute significantly to the DGP. So in conclusion, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y. Jagannath Reddy Garu, as the Honorable Finance Minister expressed her commitment to addressing the challenges faced by the middle class while presenting in the budget 2023-24, significant tax burdens persist among the population. Therefore, I appeal to the Ministry to consider implementing the suggestions from our party as I presented today
as these reforms will undoubtedly contribute to the further growth of our economy. Thank you very much, Madam. माननीय मंत्री जी धन्यवाद मैम. I like to thank both the members who've spoken on the topic. I appreciate Honorable Member Jayant Sinha for having given a complete picture of what we are doing through this provisional collection of taxes bill. And I also appreciate Dr. Satyavati for having given a picture of how we can take this forward. And the suggestions that she has put forth on behalf of her party is certainly something which I'll have the ministry go through. I hope this is not taken as an assurance, but it's certainly something which I'll value her inputs and take it forward. So with these words as reply to the two honourable members who spoke, I request that the House pass the bill. विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव. माननीय मंत्री जी का प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वे ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने. अब बढ़ जाइए बाबा, बढ़ जाइए. अब गिर जाइएगा, अब गिर जाइएगा बाबा, बैठ जाइए. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में ना है ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. मैडम, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 32 नित्यानंद राय. आइटम नंबर 32 श्री नित्यानंद राय जी. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 के परंतु को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर है के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. अभी बोलने का मौका देंगे आपको, बैठ जाइए. हाँ, आइटम नंबर 33, 34, 35 को चर्चा में एक साथ लिए जा रहे हैं. आपका भी ये प्रस्ताव है?
एक साथ ले लेंगे कुछ ऐसा? माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। श्री टी रंगैया। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to share few thoughts on the proposed Bharatiya Nyaya Samhita Bill 2003, Nagarika Suraksha Bill, Bharatiya Saksha Bill. Sir, given that existing criminal laws were historically used to enable India's colonization, the primary step in revitalizing and modernizing our criminal justice system is critical. At the time, these laws were used to terrorize the people and stifle the dissent voices, but they are no longer represent the current dynamics and the aspirations of the Indian society. The adoption of the Bharatiya Nyaya Samhita Bill represents a significant shift from the Indian Penal Code IPC 1860 to create a more unified, equitable, responsible legal framework that aligns the current concerns and growing societal standards. The bill is a progressive and cohesive replacement for the outdated Indian Penal Code, harmonizing with modern context and addressing newer challenges. It is especially sensitive to today's serious challenges, the likes of terrorism, mob lynching, and cyber crimes, the areas that have remained underserved by the IPC outmoded provisions. Additionally, expanding the ambit of terrorist activities to the offences committed against the state and its citizens perpetrated outside of India would provide the government with legal mechanisms. It needs to combat situations like Khalistan vandalism at Indian High Commission in London last year. The strengthening India's defense system, defenses against the activities that jeopardizing its core interests and citizens' well-being, seeking to fulfill the legal loopholes while strengthening the legal system against these rising threats. The bill ensures stays unified, relevant in the faces of changing criminal dynamics. This legislative change is a key and cohesive step towards establishing a judicial system that is adaptable, just, and capable of protecting every citizen's rights and security. Justice delayed is a justice denied, but justice is justice miscarried. Sir, I reminded the words of famous jurist Jomitas Utopian, Ulponian, who emphasized that justice the perpetual will to allocate every citizen individual their due. This legislation heralding new era of legal system stands as a testament of our commitment to uphold justice while embracing necessary reforms. This transformation bills include several vital reforms crucial for modernizing our criminal justice framework. It provisions echo collective desire to ensure fairness, expediency, and safeguarding the individual rights. From the expansion of electoral modes in legal proceedings to the emphasis of forensic investigation for severe offences, the bill resonates with the ethos of the progress. However, as we aim for more equitable, efficient justice system, it is crucial to consider the diverse socio-cultural dynamics across the nation. The government of Andhra Pradesh
adjust for provisions addressing regional nuances. Flexibility in implementations could better accommodate the unique challenges faced by the different states, ensuring effective, equitable application across the diverse landscapes. While acknowledging positive strides made in this bill, it is essential to advocate for measures ensuring compensation and redressal for individuals wrongfully detained or accused. The inclusion of such provisions would safeguard against potential injustice and reaffirm our commitment to a fair and just legal system. Improved witness protection measures, the provision for audio-video recording of witnesses, testimonies potential enhances witness protection and augment the accuracy of recorded system statements. The option of recording witnesses' testimonies by audio-video electronic means that designated locations introduces modern methods of maintaining accurate legal records. The setting of specific timelines for crucial legal procedures, such as submitting medical reports in the rape cases within 7 days under Clause 184, delivering judgment within 30 to 60 days after completing arguments, and informing victims of investigation progress within 90 days, ensures expeditious justice delivery. The bill expands scope and medical exams for accused individuals by allowing any police officer to request such examinations. This ensures timely, appropriate medical attention, especially in case of involving sensitive issues like rape. The coexistence of old and new legal frameworks may lead to confusion and inconsistency in legal application. Ambiguity in some clauses, like shifting the burden of proof in specific cases, require further clarification to avoid misinterpretations and the potential misuse. Judges and lawyers need adequate training to effectively implement the new procedures and interpret law accurately. Make the provisions for holistic service to the victims of rape, including counseling, financial assistance, and access to medical care, more effective, and introduce various other measures to protect witness from the intimidation and retaliation, including physical security, witness anonymity programs, and reallocation support. Provide avenues for victims to participate in legal process, advocate the rights and interests. Sir, regarding this bill, Bharatiya Saksha makes some essential changes to original act, successfully fulfills many of the ministry's objectives. Most notably, it widens the ambit of electronic records admissible as evidence and removes certain colonial references from this initial act. Particularly, case dismissal due to lack of evidence. In 2021, government data brought to light alarming statistics, revealing that 7.5 lakh police cases are closed annually in India due to lack of evidence. This concerning trend is observed nationwide and has consistently increased since 2016, when National Crime Record Bureau began documenting such cases under the category of true but insufficient evidence and untraced or no clue in its crime records in India reports. Given the ministry's expressed commitment to achieving the enhanced conviction rate of up to 90% and fostering a citizens-friendly and efficient criminal justice system, the issue of dismissal due to insufficient evidence demands urgent attention and intervention. It is imperative to rectify this challenge. The reports of the Bureau of Police Research and Development indicates widespread vacancies across all ranks, including specialized investigations units like a crime branch and a small pool of forensic investigation and resources over the years. To enhance the effectiveness of police investigations and expedite case resolutions, police stations require additional forensic resources, well-trained personnel, and increased staffing in dedicated investigation wings. The ministry must also confront the long-standing issues of understaffing within the premier intelligence and investigation agencies. The chronic shortage of personnel, CBI,
Central Bureau of Investigation has significantly hampered the agent's work. As October 2023, the report of the 2023, there were 42 vacant superintendent of police level positions out of 73 sanctioned posts, marking the highest vacancy rate among all the 17 police organizations. The IB, Intelligence Bureau, closely follows with 32 vacancies of the same SP level. The SP level officers play a crucial role in investigations as they supervise and direct the engage with cases. Studies indicate that high case loads correlate not to just low conviction rates and court delays, but also the substandard evidence collection and analysis. Therefore, to address these staffing gaps and resource shortages is crucial for enhancing the overall efficiency of law enforcement agencies. The use of the forensic techniques in evidence collection is crucial in building strong cases, especially in serious crimes like homicide, sexual assault, and burglary. Forensic science goes beyond analysis, fingerprints, and such. It actually provides the necessary tool for examining documents, mobile phones, computers, and audio-video footages. However, the challenge is high case load, outdated equipment, a shortage of experts, deficiency in police training, and implementation translate rare issues of forensic analysis, as per the several reports. The scarcity of evidence is a major reason for India's low conviction rates for offences against human body, including murder, sexual assault, kidnapping, and human trafficking. Even for crimes against women, our national average conviction rate remains 25.3 according to NCRB data. Currently, only 10 to 12 cases are referred to forensic science laboratories, and these labs are already overburdened with pending cases. A study indicates that if cognizable offences are referred to the forensic science laboratories, the backlog cases would increase eightfold. The Honorable Home Minister recently announced that forensic investigation will be mandatory for all offences within punishment of over 6 years. There is, however, a lack of resources in this regard. We are lagging behind global standards in adopting modern forensic techniques in criminal investigation. Developed countries have 20 to 50 forensic scientists for 1 lakh people, while India has only 1 person for every 3 lakh people, with approximately only 5,000 forensic professionals are working across the country. Moreover, the reports claim that many police stations lack access to forensic technology. This highlights the need of the significant improvement adopting the advanced forensic methods to align with international standards. There is a significant deficiency in specialized training. Although police undergo training at the academy covering various subjects such as policing, criminal law, weapons training, media etiquette, and physical training, there is a notable gap when it comes to forensic technology. Research indicates that 1/3 of civil police personnel in India have never received training in a forensic technology. Experts have stressed the importance of having personnel with the expertise in forensic science involved at every step of the criminal investigation. Sir, with these suggestions, we support these bills, sir, 3 bills. Thank you very much, sir. रवि शंकर प्रसाद जी। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं। ये भारतीय न्याय संहिता
इंडियन पेनल कोड के स्थान पे आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रही है। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर एम्फेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता कि कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें है ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया माननीय सभापति, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे माननीय सभापति क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत में, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं।
चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं, और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जौहर पंचम की मूर्तियां थी, किंग विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी, उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जो पूरी सोच है इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभु राम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे आज उठाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों। आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बड़े सवाल हैं, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हां, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता है, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधवन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया, एक एडमिशन से बात हुई, जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं,
तो एक मन में और विचार आ रहा है, माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी क्षमा करें कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी उसका जो सिंबल था उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा। पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में जो उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 को बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी, द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लुढ़कते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है, थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये न कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा किंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की परख होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं। एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इसके बारे में थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहां पर उठाना चाहता हूं, इसमें बहुत चर्चा होती है, राइट ऑफ प्राइवेसी।
आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा। तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बहुत ही स्पष्ट हैं, ए क्रिमिनल हैज नो राइट टू प्राइवेसी, ए करप्ट पर्सन हैज नो राइट टू प्राइवेसी। वरना तो पुलिस उनको कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहां 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहां जा ही नहीं सकती है, क्योंकि माई राइट टू प्राइवेसी मेरे घर में घुस रहे हैं। इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा उनको कानून पढ़ने की जरूरत है। और पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कंडोन करप्शन, टू कंडोन क्राइम। तो ये बात, ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि ये विषय रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे अधिनियम की एक और चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पेनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है, इस बात को समझा जाए। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छी लगी कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून हमारी सोच में अंतर है कि महिला, बच्चे, बहुत विस्तार से उसको रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उसको बताएंगे। और जो पहले जो मानव संबंधित ऑफेंस थे, 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मर्डर वगैरह डाउरी करके, और बलात्कार, ये सब कहां से कहां तक थे? ये चैप्टर रोमन 6 में थे, चैप्टर रोमन 16 में थे। और 302 था हत्या का पूरा विश्लेषण और वो अपराध। अब ये सीधा ऊपर आ गया है और काफी जो मैंने भाग महिलाओं, बच्चों के बाद इसको बताया जाता है। जो मैंने कहा बलात्कार का प्रावधान वो सब न्याय संहिता के धारा 63 और 64 में है। तो 376 से 63-64 ये सोच का है, मैं कहना चाहता हूं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। एक बात जो और कही गई है और जो दो प्रावधान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। सर, एक होता है समरी ट्रायल, एक होता है वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पुराने कानून में 2 साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल चलेगा। अब सिर्फ एक काम किया माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में कि समरी ट्रायल के सजा वाले को 2 से 3 साल कर दिया। तो जब 3 साल तक की सजा होगी उसका समरी ट्रायल होगा। तो इसके कारण क्या हुआ, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में हजारों हजार केसेस पड़े हुए हैं, वो सीधा चले जाएंगे नीचे कोर्ट में, उनका समरी ट्रायल होगा तो पेंडेंसी खत्म होगी। इसे कहते हैं इनोवेटिव सोच। और एक और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि बहस हो गई, जज साहब बैठे हुए, निर्णय आएगा, पहले तारीख पर तारीख है, फिर बहस। अब बहस पर माय लॉर्ड का जब मूड होगा तो निर्णय देंगे। इसमें इस बात का प्रावधान है कि आपको निश्चित समय अवधि पर चार्ज फ्रेम होने के बाद मामले की सुनवाई होगी और सुनवाई करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर निर्णय देना होगा और 7 दिन में उसको लोड करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको अपेक्षा है तो आप जयपुर में बटन दबा के देखें, मैं पटना से बटन दबा के देखूं कि निर्णय क्या आया। तो ये जो अनावश्यक, बड़े सम्मान से कहता हूं, ये बहुत पीड़ादायक है माननीय अध्यक्ष जी कि बड़े बड़े ट्रायल पेंडिंग है। और मैं माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा
इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील 7 साल, 8 साल, 15 साल पेंडिंग है। सिविल भी पेंडिंग, वो भी गलत है। लेकिन और कई बार हम लोग अखबार में सुनते हैं ना, किसी को 20 साल पहले आजीवन कारावास की सजा हुई, उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको 10 साल जेल में रह गया। किसी को 20 साल पहले रिहाई किया गया, 22 साल के बाद उसको कन्विक्ट कर दिया गया। तो क्यों होना चाहिए? अगर हम लोकतंत्र हैं तो इसका एक रास्ता निकलना चाहिए। और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जरूर इसको कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि एक समस्या है हमारे लोकतंत्र की कि कोर्ट की सुनवाई कैसे होगी, ये माइलॉर्ड्स का काम है, न्यायपालिका का काम है। उसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम सलाह दे सकते हैं। तो काम तो उन्हें करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा, जजमेंट लिखना पड़ेगा, समय लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? और एक बात है, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत किया गया है। आपने देखा होगा, भारत सरकार बहुत पैसे देती है, कोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, स्वयं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उसको बताया है। तो इसको समझना चाहिए। एक बात सभापति जी, अध्यक्ष जी, इसमें एक और बात आई है कि कुछ जो ऐसे नए ऑफेंस पैदा हुए, मोबाइल स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, चेन स्नैचिंग का कोई प्रावधान नहीं था, ये रोज होता है। इस नए प्रस्तावित इस पर चर्चा कर रहे हैं, इन सबों को अलग से ऑफेंस बनाया गया है। और मैं गृह मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि जो चैलेंजेस है इसको आपने सोचा है और इसको अलग से प्रावधान बनाया है। सर, आतंकवाद को लेकर के बहुत चर्चा होती है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इस कानून में आतंकवाद का डेफिनेशन भी रखा गया है और बहुत विस्तार से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार इस सदन में ह्यूमन राइट्स की चर्चा होती है, बार बार इस सदन में क्या क्या बातें, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि उसी धारा 19 में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी में 19(2) भी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, योर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। और ये हमने नहीं बनाया है, ये तब से है जब धारा 19 का जन्म हुआ था, यानी जब उनकी सरकार थी। और ये बनाने वाले कौन लोग थे? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिल्कुल उस गांधी जी के अनुयायी थे। फिर भी उनको लगा कि भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, ये बहुत आवश्यक है। आज आतंकवाद से खतरा है या नहीं है? आतंकवादी देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं है? तो इसलिए आतंकवाद को एक अपराध मानने की जरूरत है। और ये वही लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इस सदन में कुछ दिनों पहले, और आपका बहुत अध्यक्ष जी अभिनंदन कि आपने जो पत्र लिखा हम लोग को और विस्तार से बताया, बहुत ही भावुक था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस सदन में जो घटना हुई उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में समस्या है कि नहीं? केरला में समस्या है कि नहीं? अगर विपक्ष के द्वारा, या बंगाल में है कि नहीं? तो क्या अगर इन विपक्ष के विधानसभाओं में कुछ लोग कूद कर करके आग लगाने की कोशिश करें, पाउडर गिराने की कोशिश करें, तो उनको उचित लगेगा क्या? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र नियमों से चलता है, लोकतंत्र संयम से चलता है। तो जो मैं देख रहा हूं उन लोगों की टिप्पणी, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मुझे लगा कि उसको रखूं। एक इस पूरे प्रावधान में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपराधी अपराध करके भाग जाते थे, उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए एक शब्द था, माननीय सभापति जी, एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्ड कर गए। पहली बार इन नियमों में, इन कानूनों में इस बात की चिंता की गई है कि आप, उनका क्या कहते थे कि आपका ट्रायल सेपरेट कर दिया, अब बाकी का ट्रायल होगा। तो बाकी वाले कहते थे कि भाई हम तो कॉन्स्पिरेसी के तो मेन वो हैं, वो लंदन और अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में और अमेरिका में, कनाडा में, तो हमारे ट्रायल कैसे करेंगे? तो लड़क जाया करता था। अब है उनका ट्रायल सेपरेट नहीं होगा, उनका भी ट्रायल होगा,
जो कहते हैं ट्रायल इन एब्सेंशिया, उनको सजा मिलेगी। चाहे तो अपील कर सकते हैं, तो अपील करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा। तो सजा हो गई तो आप सजा याफ्ता हैं, तो बाकी उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, बाकी कुछ होगा। उसी प्रकार से अगर कोई विदेश में प्रॉपर्टी अपराध का लेता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत नए नए, हाँ, 0 FIR, मतलब मान लीजिए कोई घटना हो गई आसाम में, आप रहते हैं दिल्ली में, मुंबई में, क्या करें? तो आप अपने क्षेत्र में उसका एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो सिस्टम से वहां चला जाएगा। तो बिल्कुल समाज के जो व्यवहारिक चुनौतियां थी, उसके निराकरण के लिए आपने बहुत ही प्रभावी काम किया है। तो मैं तो पुनः अभिनंदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, एक बात, थोड़ा मैं लंबा बोल चुका, मैं अब समाप्त कर रहा हूं। एक ऐसा विषय था कि बड़ा मेरा प्रिय विषय था, इसलिए मैं थोड़ा नहीं, मैंने देखा कि मैं थोड़ा 35 मिनट बोल गया, इसलिए अब लंबा नहीं बोलूंगा। एक बात मुझे और लगती है, इसमें प्रश्न नहीं पूछते। अरे पहले मुझे पूरा तो बोले दीजिए। ये मनती नहीं है। आ रहा है, नया कानून आ रहा है, इसमें आपका रोजगार घटेगा या बढ़ेगा? इस पर आपसे हम बाहर बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, इस हाउस के कई मेंबरान का है। ठीक है, बैठ के बात करेंगे। सभापति जी, एक और बात मुझे कहनी थी। एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इसमें है, कम्युनिटी सर्विस बाय वे ऑफ पनिशमेंट। कि आपने कोई अपराध किया, पेटी ऑफेंस किया, तो जाइए थोड़ा सा समाज सेवा आप करिए, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और इससे बहुत लोगों को सुधारने में अच्छा अवसर मिलेगा। और इसमें डिफेमेशन भी कम्युनिटी सर्विस में आता है। तो उस साइड के कुछ प्रमुख मेंबरान जो हैं, जो बार बार कई बातें कहते हैं, तो शायद वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो कुछ मानसिक सुधार होगा। मैंने ठीक बोला ना? हाँ? सभापति जी, मैं बहुत समर्थन करता हूं इस बिल का। ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अभिनंदन माननीय गृहमंत्री जी आपका, माननीय प्रधानमंत्री। प्रणाम। श्री गजानन कीर्तिकार जी। Sabhapati ji, I am grateful to you for giving me that opportunity. At the outset, I express my wholehearted support on behalf of my Shiva Sena party for this, in English they call it Citizen Security Second Amendment. It has been priority to curb day by day increasing crimes all over India. The crime mongers are not afraid of police action or law courts, since they know well that they can be punished soon for their crimes to unlawful activities. All over India, 806 districts have been formed in 28 states and 8 union territories. To deal crime and civil cases, 672 district courts and 25 higher courts have been established and working effectively. Adhyaksha ji, though the total sanctioned strength of judges in the country is 1,443, only 785 judges have been appointed. Thus, there are 658 posts of judges lying vacant. This has resulted in large number of pending cases, say approximately 5 lakhs and plus, all over the India. The total number of cases pending for more than 30 years is 1,69,000, and 4.3 crores in high courts throughout India. Considering large number of pending cases in the court, the top priority should be given to fill up the vacancies of judges. Not only this, but it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have
deterrent of effect on the crime and in the court. The citizens who are waiting justice in their year-long cases will be happy to get final verdict in the court with reasonable time. The Bharatiya Nagari Suraksha Second Sanhita 2023 now includes a new section 532 as part of our commitment to creating a digital India. As per the same trial and proceeding under this code may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of auto-video electronic means. FIR plays a vital role in initiating criminal proceeding and taking the guilt party. Despite multiple attempts to streamline the process, a more hurdle still persists in the form of delay in lodging FIR. The Code of Criminal Procedure CRPC Section 154 is set to undergo an important modification through the BNSS 2. The modification would add Section 173, which states that FIR for cognizable offence can be filed through electronic means, irrespective of the area where the offence occurred. And also, this is differed from the process of uploading FIR online by police, which pertain to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information and requiring the informant signature with 3 days. BSSN 2 will mandate for the provision of a promptly deliver free of cost copy of the recorded information to the informant or the victim. That is clause 173/2. This approach enables citizens to report crimes or provides informative via electronic means rather than resorting to in-person visit to police station, which might not be feasible due to security reason or other issue. Additionally, this may be in reducing the hesitancy shown by police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now the bill proposed use to digital technology and in eliminating human errors or mischief and reduce the risk of corruption within the police force. This collective efforts aims to modernize and streamline the FIR registration. With this, I conclude, sir. I really express my thanks that at this stage it is very much necessary that we are completing, we are at the threshold of 75 years of our India. So it was very much necessary. And I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you. Shri B. Mehtab ji.
So you had asked a very pertinent question, how much time have flown after the IPC, CRPC and Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. And the Indian Evidence Act is 130 years old. And if we calculate 1972 as the promulgation of CRPC, though it was there earlier, so it is already 51 years old. But all these three acts, which is going to be repealed today, are the acts of 19th century and 20th century. We are in 21st century. So I would say 4 months ago, after the first introduction of 3 new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system, the government, Honorable Minister for Home Affairs, placed it before us and revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The bills for the first time bring terrorism, corruption, and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier, but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused, as per French jurisprudence, to restrict bail. At the time of introduction, the government had told us that 3 provisions of IPC, that is sedition, criminalization of homosexuality, and adultery, been repealed. Fine print shows Rajdroha being changed to Deshdroha. The narrative has been doing the rounds for quite some time that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the 4 major issues which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs. The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilization progressed, the society formed a ruler or created a Raja. But Raja has to perform his duty through law. It is not actually the Raja who protects the subjects. It is the law which protects the subject. That is the reason why we look up to our Constitution with great hope and admiration. Because it is not the people who are prime ministers or chief justices. They don't give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the state does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The 3 bills that are before us today is replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms, of criminal jurisprudence. Numerous facets of Indian criminal justice system predate its independence from the British. The IPC was modelled after the Irish Penal Code made by English rulers that came into effect in 1860, though the Commission was formed in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the Penal Code, and subsequently it got implemented in Ireland, but subsequently in India it got implemented in 1860. First enacted in 1861 and revised in 1973,
The CRPC establishes rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act, which was modelled as per the British jurisprudence, was passed. Since 1872, this has not undergone any significant changes, and now it is going to be changed with the approval of this House. Invariably, there have been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law, Bharatiya Nyaya Sanghita. As Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanghita, lawyers are also saying BNS. So in that respect, that is not an issue in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names. BNS is going to be primarily a primary legislation governing criminal offences. This bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organized crime and terrorism. Strengthening of punishment for certain existing offences is made and introduces community service as a form of punishment for some minor offences. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse, and stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, 8 new sections been added, and 27 sections been repealed. Now, I would come to 3 or 4 specific sections of BNS, Bharatiya Nyaya Sanghita. Now, IPC section 124A, that is sedition. Words spoken or written or by signs attempt to infuse hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, unquote, be punished. That is the sum total as sedition has been described. And large number of freedom fighters, including my parents, were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together. But section 150 of the BNS 2023 says, and I quote, or by electronic communication or by use of financial means excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished. Instead of government, as I said earlier, established by law, the new section says endangers the sovereignty, unity and integrity of India. This is a very welcome step. But I find still some loopholes which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalize any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, penalizes a person who indulges in or commits any such act, thereby casting with the law enforcement agencies a greater discretion to decide what can be brought within the fold of an act endangering some sovereignty, unity and integrity of India for slapping the charges. This discrimination needs to be, I believe, this can be looked into, and it gives a very wide spectrum of discretion to the enforcing agencies. Thirdly, the term separatist activities can be interpreted in several ways.
and can be used as a political tool to curb opposition parties who organize protests against any of the policies tabled by the government. Then 153B of IPC have been recast as clause 195 of BNS, with an addition where 195(1) subclause D criminalizes the making or publication of false and misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India. The phrasing of clause 195(1)D raises three potential causes for concern. False and misleading and jeopardizing, these are two words, renders the clause very vague. There is need of clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word jeopardizes can cover a wide, unforeseeable range of consequences. Why leave all this in the hands of discretionary decision makers? It should be noted that criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations, such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence. But in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, will become very challenging. Another issue which has been incorporated in BS is organized crime. Clause 109 and 1010 been introduced effectively to deal with organized crime. Clause 109 borrows heavily from the existing state legislations in organized crime, especially from Gujarat and from Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of petty organized crime from organized crime for the first time. In IPC section 120A deals with criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. Two things, gang criminality and racketeering have not been defined. So also anchor points. There is a word in the bill, anchor points. I fail to understand what it meant. There is no distinction between the commission of an offense and its attempt. So there is, it has to be, I think, needs to be looked into. Then concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step, but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, subclause 2 and 115, subclause 4 introduces new provision against heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 352 IPC is applied for murder. It says whoever commits murder shall be punished with death. The BNS, there is a phrase, personal belief or any other ground which is without any definitional clarity. Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 132 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provisions from section 312 and up to 316 to clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as quick with child with an appropriate word. There are certain other words also relating to a cart, relating to a horse. All these things have been there that needs to be removed because those were the idea of 19th century and most of them have crept in here. It repeats language that was in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has undergone tremendous change in today's world that could have been brought into our in this BNS. Now coming to BNSS,
this will replace CRPC 1973. And the major issue is here, audio-video recording is now made in line with the increasing use of technology and by ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio-video recording. Clause 105 in BNNS is new, which aims to record search and seizure through audio-video electronic means, preferably cell phone. Instead of Section 157 of CRPC, it is Clause 176 relating to procedure for investigation. Proviso is added in the BNSS, which was absent in CRPC. However, Section 161 and Section 154 been retained in Clause 180 and Clause 173 of BNSS. Subclause 3 mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device, which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody. But a significant drawback is that this is not mandatory requirement. It is certain whether subsequent recovery evidence need to be recorded audio-video wise is not mentioned. There is no mention of audio-video recording during investigation like spot inspection. Instead of Section 164 of CRPC, under 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witness. Confession be recorded in the presence of a lawyer, which is all-important safeguard against false confession. But this should have been made mandatory. The provision under Section 321 of CRPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in Clause 360, allowing that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So in that respect, I believe BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way. One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing has come, economic offenders are now being exempted from handcuffing. Clause 398 is an entirely new addition, which provides every state government shall prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensuring protection of the witness. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more. Clause 173(6), 173 subclause 3 introduces a mandate for the collection of forensic evidence by the forensic experts in all offences punishable by imprisonment of 7 or more years. This clause broadens the scope of forensic experts, which could include private experts without any regulatory body to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards that could lead to problems. As we have institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science, I think this scope is going to expand in a very great way. But we need
we need a regulatory body also to look into that. Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a judicial magistrate within 24 hours. The CRPC provides this. The BNSS retains this provision. There is a phrase, occasion is past. This was not defined, but subsequently after the Standing Committee gave its report, there has been change in that. BNS specifies in petty cases, person be released as soon as possible within 24 hours. But it leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. A demonstration, I have participated. Police catch hold of me, takes me to a certain place, and takes me 25 kilometers, 25 kilometers away in a jungle and leaves me there. What can I say? I can only travel by foot and come back and say, yes, I have come back within 24 hours. But that's not the case. It happens. It happens with all political demonstrations. Now come to the last point, sir. Last bill, that is Bharatiya Saksha Bill, BSB. The Indian Evidence Act 1872 provides two kinds of evidence, documentary and oral evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims waiting for years and under trial prisoners languishing in jail beyond their presumed conviction time. The policing system has not embraced the advancement of 21st century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. Indian Evidence Act of 1872, sir, is a relic of the past. And we have discussed this aspect a number of times in this House earlier. The bill exhibits modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity and replacement of outdated terms such as insanity with mental illness. In the bill, the definition of documents has been expanded to include electronic or digital records on emails, server, logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences, and voicemail messages stored on digital devices. The definition of evidence has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts, and victims through electronic means. The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered, whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction. In 1960, I'm coming to the point why I'm mentioning it. In 1960, sir, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody. The Law Commission in 2003 suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant, whether the statement was given in or outside police custody. The Law Commission has made several recommendations which have not been incorporated, but overall, the BSP is in tune of time. Relating to, because this is also being discussed outside, I think some members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before a police, I may be under duress.
and this has been pronounced by the court that it is not admissible. If it is given before a magistrate, one thing has happened that before a lawyer also it can be recorded, as it is happening in some modern countries or some advanced countries. To a certain extent, the accused needs protection, especially from the law enforcing agency. That needs to be. In conclusion, sir, I may say laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects, praja, as we say, the subjects that are the Indians in a line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed and law and order must be viewed outside the colonial lens. Since the drafting of new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails, as drafting criminal law of a nation is not a regular practice. Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this house. It's for your consideration, sir. In the old house of present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your chair. Dharma Chakra Pravartanaya. Wheel of righteousness shall prevail. Sanskrit mein Dharma Chakra Pravartanaya. What we do here, what we discuss here, ultimately it is the Dharma Chakra that we are pravartaning. So in that respect, you can find a suitable place. You can find a suitable place because that is something unique of our culture, our civilization, that can be considered. And here, history is in the making today. That new law for our criminal jurisprudence, our Indian criminal jurisprudence is being enacted. That's a great thing that is happening. And I personally thank our Home Minister for taking, and also the Prime Minister, for taking the initiative. Others could have done it, but they couldn't. They didn't. And you have taken that challenge upon yourself, and the government has taken that challenge upon itself. It is our credit that we are witness to this history in making. Thank you, sir. विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है और सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज इन 3 विधेयकों को सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया है। उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। आप तो डायरेक्टर जनरल पुलिस भी रहे ना सर। जो इंडियन पुलिस एक्ट और जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1878, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी। ढेर सारी कमेटियां बनी थी। उदाहरण के तौर पर बेज बरुआ समिति, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए। लेकिन
2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। ये 4 वर्षों का परिश्रम का फल है कि आज 3 विधेयक सदन के समक्ष लाए गए। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुआ था और उस वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन में 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसी कंसल्टेशंस में 158 समय पर उपस्थित रहे हैं। इन तीनों विधेयकों को जब लोकसभा में उपस्थापित किया गया तो कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के रिकमेंडेशंस और सुझाव में संशोधन लाते हुए पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट ये अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दंड देने के लिए बनाए गए थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। और आज जो हम विधेयक लेके आए हैं, जो सरकार ये विधेयक लेकर के आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दंड देने की भावना है। अब मैं उन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्रम में रखा है। 0 एफआईआर की बात हुई है। 0 एफआईआर पहले से प्रचलन में था, लेकिन उसको कानूनी अमला जामा पहनाने का कार्य इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। 0 एफआईआर नागरिकों को सुविधा निश्चित रूप से प्रदान करेगा, इसलिए कि अपराध यदि किसी थाना क्षेत्र में हुआ है और दूसरे थाना क्षेत्र में उसको हमें रजिस्टर कराना है तो हम रजिस्टर करा सकते हैं। वहां से जो एफआईआर है, जो रजिस्ट्रेशन जिस थाने का पड़ता है वहां चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। ये 15 दिनों के अंतर्गत इस प्रक्रिया को समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और 3 दिनों के अंतर्गत उस कंप्लेंट पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। एफआईआर इस प्रकार की एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है नागरिकों को, निश्चित रूप से उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मल्टीपल एफआईआर की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलंब होगा। एक 173(1) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है, उसके अनुसार यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और ये कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता अपने इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे, लेकिन पहली बार इसको मैंडेटरी कर दिया गया है और जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमे हैं, उन मुकदमों के प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को जाना आवश्यक है। अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और जैसी की सूचना है हर 3 साल पर 33,000 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे और 5 साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। कन्विक्शन रेट को 90% से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है। एक और बात जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी कि किसी भी व्यक्ति की यदि गिरफ्तारी होती है थाने में तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एएसआई रैंक का ऑफिसर नामित होगा पुलिस स्टेशन में और जिले में भी। ये गिरफ्तारी की सूचना डीके बसु का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसमें ये था, इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना जो व्यक्ति पकड़ा जाता था उसके माता पिता या उसके नियर रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इस प्रावधान के चलते अब उनको कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि वो उसकी सूचना देंगे ही देंगे। और सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस बीएनएस के प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार की सुविधा कोई पहले नहीं थी और ये इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्रवाई को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए जाते हैं उन अपराधों का अनुसंधान 2 महीने के अंतर्गत समाप्त किया जाना है और अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगा उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है। एफआईआर से लेकर के केस जारी से लेकर के चार्जशीट से लेकर के जजमेंट तक की जितनी भी कार्रवाई है सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिन का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिन के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है। जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, 2-2 साल 3-3 साल तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक कांड अनुसंधान के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो धाराओं में प्रोविजन किया गया है, जो धाराओं में प्रावधान किया गया है, उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए।
सारे कदमों पर, सारे स्टेजेस पर टाइमलाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिन के अंतर्गत समर्पित कर देना है। 90 दिन से यदि आवश्यकता ज्यादा है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए। इसी तरह से एक बार जब केस कोर्ट में कमिट हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर जो पेपर्स, पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं मिल जाते हैं, तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटीशन डाल देना है। और 60 दिनों के अंतर्गत यदि डिस्चार्ज पिटीशन आप नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। 30 दिनों के अंतर्गत एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत जजमेंट डिलीवर करना है और उसके बाद 7 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें टाइमलाइन सुनिश्चित किया गया है और इस टाइमलाइन को एडहेयर कराना, सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है जो राज्य सरकारों के स्तर से या अन्य स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन लेना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति ये होती है कि राज्य सरकार उस पर लेकर के बैठे रहती है। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालांकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, कि चाइल्ड इन एब्सेंसिया का प्रोविजन किया गया है, उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मान करके उसकी सुनवाई होगी और जो भी पनिशमेंट दे होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर के कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट में अपील करना पड़ेगा। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जहां तक प्रश्न है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। ये प्रावधान इसमें किया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया है वो समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था उसमें 2 साल जिस केस का पनिशमेंट होता था उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 3 साल वाले केसेस को जिसमें पनिशमेंट है उसको समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा, उसका समरी ट्रायल होगा। ऐसे केसेस की संख्या काफी है तो निश्चित रूप से जो लंबित कांड हैं और लंबित केसेज हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंड कफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था। अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंड कफिंग सर्टेन मामले में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत वर्णन किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट कही गई है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है और कोई भी केस का विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो कंप्लेंट है उसकी राय नहीं ले जाए। पहले क्या होता था कि जो दोषी पाए जाते थे वो निर्दिष्ट जो उनकी सजा की अवधि होती है उस अवधि के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने का मनमाने तरीके से उपयोग होता था। इस
रिहाई में उन लोगों को रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है जिनको आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई है। अब इस एक नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। आईपीसी की 4-5 मुख्य बातें हैं जो सभी ने अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन वो सेडिशन और वो मॉब लिंचिंग और ट्रायल इन एब्सेंशिया या इलेक्शन रिलेटेड जो मैटर्स हैं जो आईपीसी में लाए गए हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जो है उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने कुछ कहना नहीं कहा है। ये एक चर्चा का विषय था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, तो इसको आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कतिपय कारणों से इसको आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है उससे कांडों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आएगी और इस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है, खास करके अमेरिका वगैरह में इसका प्रावधान पहले से ही है। जो 2-4 बातें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, एक आईपीसी की धारा जो है 2021 और जो नए भारतीय न्याय संहिता में है, इसमें है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years of age, सेक्शन 20। सेक्शन 21 है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on this occasion. It has been said about a child who is more than 7 years of age, and it has been said about a child who is under 12 years of age. Nothing has been said again about a child who is of 7 years of age. So what about a child who is 7 years of age? He is neither less than 7 years nor less than 12 years. धारा 420 क्या हुआ बताइए? 420 क्या हुआ है बताइए? 420 तो कौन है? 420 अभी क्या हुआ है बोलो? 420 नहीं, 493 और 377 की बात कर रहे हैं। 420 क्या हुआ है बताइए ना, हम लोगों को जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 420 क्या हुआ? धारा 377 और 483 ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नॉर्म्स के अनुसार और नॉर्म्स के दृष्टिकोण से ये न 377 समाप्त होना चाहिए और न 483 समाप्त होना चाहिए। ये दोनों प्रावधानों को रहना चाहिए। ये जो अब मेंटल इलनेस की जगह पर पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है, इसलिए अब इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, क्रॉस रेफरेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो और डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं उन सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है। उसमें भी जो एक्यूज और विटनेसेज और एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स ये सब के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इनको
इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है। एक अंत में बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कुछ एक प्रोविजन अभी भी ऐसे हैं जिनमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसमें जो सजा है वो कम है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो सजा है वो आईपीसी की सजा से ज्यादा है, बावजूद इसके इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से जो इम्पर्सनेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, ये भी सजा कुछ कम लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एज ए एक्स पुलिस अफसर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इस कॉलोनियल एरा की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और ये कानून एक खास पर्पस के लिए बनाया गया था, उनकी खिलाफत जो करते थे उनको दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने का उनका कारण था। आज जब हम नया कानून लेकर के आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस अफसर इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी फ्री कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि जो उनके समक्ष जो एविडेंस आता है वो किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उनको दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि ये जो भी आए, जो भी उनके समक्ष बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। और गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके आधार पर उसको सबूत के तौर पर उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीकों से इस तरह की जो चीजें हैं उसको समाप्त की जा सकती है। और कितने साल तक पुलिस पर आप अविश्वास करते रहेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं को करना है, केस डायरी तो उन्हीं को लिखनी है, तो केवल स्टेटमेंट उनके समक्ष जो आएगा उस पर कहिएगा कि ये इनएडमिसिबल है, इसको कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये बोल दीजिए सर, अगर हाउस सहमति है तो 8 बजे तक। अगर हाउस सहमत है तो कार्य 8 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। हाउस का सहमत है? हाँ जी, धन्यवाद। श्री प्रिंस राज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आज अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के समाप्त कर गए नए कानून लाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, हमने काफी अपने सहयोगियों को सुना, यहाँ वरिष्ठ सांसद उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। रविशंकर प्रसाद जी, श्री सर आपने खुद भी बहुत अच्छे विस्तार में अपनी बातों को रखा। यहाँ पे श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा और बहुत चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई, इस बिल में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा, हम अपना अनुभव सर बताना चाहेंगे। आज से करीबन 10 साल पहले जब हम विदेश गए थे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लंदन गए थे, तो वहाँ पे जब हम वहाँ के लोकल से बात करते थे, वहाँ नागरिकों से बात करते थे, तो एक जगह ये बात उठ के आई, वहाँ हमें ये कहा गया कि क्या अभी भी वही सदन में आप लोग जाते हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन सर, आप समझ सकते हैं हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है जब हम यहाँ खड़े होके
ये बात रख रहे हैं अपने स्वदेशी सदन में, और ये जो अंग्रेजी कानून है इसको बदल के जो स्वदेशी कानून है उसके लिए हम बोल रहे हैं, तो सर आप महसूस कर सकते हैं हमें कितना फख्र हो रहा होगा आज के दिन। सर, अंग्रेजी कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून है, पहला इंडियन पेनल कोड 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 है, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के रूप में स्थापित किया गया। सर, ये जो कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून थे, ये जब बनाए गए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उस वक्त के जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से उन्हें बचाया जाए और लोगों को किस तरह से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो नए कानून जो आए हैं 3, इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए, इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा से केवल सर अपराध को रोकने के लिए के भावना से किया गया है, आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। सर, इससे हमारे क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पे परिवर्तन आएगा। इस कानून में सर, जब ये कानून बनाया गया, अभी हमने अपने अपने सीनियर्स को सुना, जब ये कानून का जब बनाया जा रहा था, इस पे करीबन 4 वर्षों से सर इस पे काम किया जा रहा था। करीबन 18 राज्यों, 6 केंद्र प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, करीबन 142 एमपी के सुझाव, 270 एमएलए के सुझाव और कई जनता ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव के मद्देनजर रखते हुए ये इसकी रचना की गई है। सर, कानून में दस्तावेजों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों का भी समाहित किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है और दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। सर, यहाँ पे जब कई बिल आते हैं तो बहुत चीजें इसमें होती हैं, लेकिन जो मुद्दा होता है हर एक चीज का, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है तो लोगों की बस एक जगह कान टिकी होती है कि भाई हमें किराया कितना देना है। वही जब फाइनेंस बिल आता है तो लोगों को बस एक चीज होती है कि भाई हमारे पॉकेट से खर्चा कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा। उसी तरीके से जो ये नया 3 कानून आया है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो ये टीवी जो पूरा देश देख रहा है, सभी को बस एक चीज का इंतजार है कि भाई जो हम केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है तारीख पे तारीख, वो कम से कम हमें कितना कम में हो जाए। ये आज जो जनता है, देश की जनता, हमें लगता है इसके प्रति देख रही होगी। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया। और जो आरोप पत्र है दाखिल करने का समय सीमा 90 दिन तय किया गया है। किसी विभिन्न परिस्थिति होती है, किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें 90 दिन को भी 90 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, परमिशन लिया जा सकता है। कुल 180 दिन में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 60 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सजा सुनानी होगी। इसके सालों सालों तक जो केसेस लटके होते हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने में इसमें आसानी होगी। सर, सबसे अहम जो हमारा देश भारत जो कई सदियों से जो आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ रहा है, आज तो पूरा विश्व इस चीज को मानने को राजी हो गया है। पहले तो कोई नहीं मानते थे, लेकिन आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों
को सजा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग ना करे। सर, इन तीनों बिल ऐतिहासिक है। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। सर, इसमें ये चीजें जब आती हैं, हम बिहार से आते हैं सर, और आज भी हम जब अपने घर पे थे, कई हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, कई लोग अपना अपना ग्रीवांसेस लेके आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवांस ये होता है लोग के ऊपर अत्याचार। और जब गरीब लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या गरीब लोग हो, जब उन पे अत्याचार होता है तो वो जब उनके समाज के लोग कहते हैं भाई केस मत करो, केस करोगे लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो सर, हमें ये लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है 3 नए कानून का, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे SC, ST, OBC समाज और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि हाँ भाई, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो जाके न्याय के लिए वो मांग कर सकते हैं। सर, मैं पुनः अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। इन तीनों बिल लाने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रिंस राज जी। तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर विषय रखने का मौका दिए हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। This august house is today witness to history in the making in the true sense, because what we are enacting today is a historic reform that will touch the lives of 140 crore Indians, not just for today, but for centuries to come. And while doing so, we are ridding ourselves of a 162-year-old colonial baggage and are moving towards a Swadeshi Vyavastha at the time when Bharat is entering the Amrit Kal of its glorious period of history. I want to thank and congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and a very visionary Home Minister Amit Shah ji for piloting this historic reform of India's criminal justice law. Adhyaksh ji, if you will spend a minute to understand the context in which our criminal justice system came to be introduced by the British, it comes to light that all the 3 criminal justice legislations, the IPC, the CRPC, as well as the Evidence Act, were enacted right after the 1857 First War of India uprising, First War of India's independence uprising. The objective of the then British government, while introducing these 3 legislations, was to subject the natives, subject the Indians to such a criminal justice system that will obliterate, annihilate all kinds of possibilities of rebellion. So all the 3 laws, the Indian Penal Code, the CRPC and the Evidence Act, were all enacted with this intention of subjecting the native population to humiliation and making sure that their self-confidence was always subjected to insults. The British
understood that there are two important aspects of a society that need to be controlled to completely colonize and destabilize a native population. One was education, and the other was the criminal justice system. And Lord Macaulay, in his prophetic Education Minute, exhaustively mentions how the British tried to colonize, British tried their very best to remove from the memory, the civilizational memory of this country, our educational as well as criminal justice system that had been in practice for so long in the country. I must say today that when the country is the threshold of Amrit Kal, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have enacted the National Education Policy 2020, and today we are enacting these 3 Sanhitas, which is going to replace the colonial code, and in the true sense, we are moving away from colonization of education and colonization of our criminal jurisprudence. Today marks an important day also, Speaker sir, because for about 160 long years and almost 7 decades after independence, the country's criminal justice system followed legislations which were made by the British, made for the welfare of the British, and made in Britain. Today, in those places, we are enacting a law that is made by Bharat, made in Bharat, and made by Bharatiyas for the welfare of Bharatiyas. This marks a very important step in our decolonization journey. While we are here, I would want to draw the attention of this House, Speaker sir, to another important aspect of the British criminal jurisprudence, of how vicious the intent of the British was while bringing and enacting these legislations. One of the biggest examples of this intent of the British is in the example of the Criminal Tribes Act of 1871. Speaker sir, in 1871, the British Raj enacted a legislation called the Criminal Tribes Act, under which large communities, large tribes were declared as criminals by birth, and they were subjected to multiple humiliations and restrictions. There were police manuals that were drafted, enumerating long lists of how these criminal tribes must be dealt with, how they must be punished, how they must be abused. And for a long time, even after independence, Speaker sir, many of our jail manuals contained these very provisions, and many tribes which were enumerated in these Criminal Tribes Act faced severe humiliations both legally and socially. Many of the major castes of Hindu society, Ahirs, Gujars, Lodhi, Chamars, Pasi, like this, this was the word that was used by the British. Yes, it is unparliamentary. This was the words that were used by the British. Many of these communities, more than 130, 140 of them, they were declared as criminals by birth. And by 1947, at the time of our independence, more than 2 crore people existed in this country who were criminals by definition as criminals by birth. This was the intent behind the criminal justice system of the British. This is just to show, this is just to explain the monumental difference that we are today making by moving out of the dark shadow of the British's criminal justice system and moving towards a completely Indian and Swadeshi justice system. I would suggest the names that have uttered should be removed. Only the numericals, 2 crores, that is to be. With respect to
the changes that have been made in these three legislations, I want to take a few minutes to highlight some very important changes. Under the BNS, importance has now been given, precedence has now been given to crimes against women and children. And some of the most important changes that have been made keeping in mind the protection, empowerment and justice delivery for our sisters in the country. Not only the precedence in numbering reflects this intent of the government, but also providing for death penalty for gang rape of a minor girl is introduced for the first time. Most importantly, we are witnessing over the last few years a concerted attempt by a certain vested interest groups of suppressing their identity and luring young women under the false pretext of marriage. Even this has been declared an offense, and stringent provisions have been made to punish such attempts. We also keep observing, Speaker Sir, that there are multiple instances of hit and run cases, what we refer in a colloquial term. In most of these hit and run cases, it is always the rich who hit and run, and who are the poor, who do not have access to justice, who do not have access to power, who are left fighting for justice without any support. For a long time, this offense of hit and run was not codified, was not declared an offense. That has now been brought in. As also, offenses like chain snatching and mobile snatching, which is, if you go to any police station today, there is a board always in the police stations. If you will see, most of the cases that are reported in urban areas, at least in the country, are these chain snatching and mobile snatching cases. But unfortunately, we did not have a penal provision to deal with this. This has been added. We have also seen that whenever there are protests, in the name of displaying outrage, certain anti-social elements use that opportunity to damage public property. And public property amounting to crores get damaged. For the first time, under mischief, by expanding the provision, damage to public property has also been made an offense. And hereafter, any anti-social elements who will indulge in any such activity will be facing the music of the law. There were many provisions which were reflective of the colonial and Victorian morality of that era. Both sections 377 and section 497, which dealt with adultery, were a reflection of this Victorian morality. Both of that has been omitted, and we have now truly moved away from a pre-colonial legislation system to a post-colonial indigenous system. Speaker, sir, another aspect that gives us a great amount of joy is that for a long time, the Indian Penal Code was not fully applicable to the whole of India. It was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. And in Jammu and Kashmir, we had the Ranbir Penal Code that was in existence. With this act and with the abrogation of the Article 370, the BNS will be applicable to all states of India, including the state of Jammu and Kashmir. This is another very important historic step that this Parliament has taken with this enactment. While these are some of the important changes that have been made to the BNS, the Criminal Procedure Code was also crying for reform. Many committees, the mention of which has been made earlier, made reports on reports, committees gave voluminous suggestions, but none of that was implemented by earlier governments. Because the Criminal Procedure Code is that procedural law which is the foundational law on which criminal justice system is adjudicated, delivers justice. But it was the discrepancies inherent in the CRPC
that led to the vast number of under trials that we have, pendency of cases that we have, the complexity of criminal justice system that we have, and the whole justice delayed is justice denied kind of a feeling that a large number of people in this country felt. That going to court itself was a punishment, was a vexatious issue. Many major changes are made under the CRPC to address the complexity of the procedure and make it more simple, keeping in interest, keeping the citizen in interest, and keeping the victim as well as the informant, protecting both their interests. For example, it has been provided that no arrest shall be made in any case of an offence punishable for a term of less than 3 years. And if the person has infirmity or is above the age of 60 years, he cannot be arrested without prior permission of the officer, not below the rank of DSP. Speaker, sir, we are aware how in many cases, especially in 498 in dowry cases, senior citizens are harassed, even at the cost of false cases that are registered. Even though the Supreme Court in multiple instances, even in Lalita Kumari and many other judgments, has enumerated that arrests should not be made whimsically, arbitrarily. Experience tells us that this was not followed. For the first time, by codifying this as a principle, interests of those people who are weak, senior citizens, are protected from arbitrary arrest. The provision on mandatory video conferencing during search and seizure also keeps in mind the interest, also tries to balance harmoniously the interest of the victim as well as the need for transparent and fair judicial systems. We have also come across in our own experience people coming to MPs, people coming to MLAs with complaints that they went to the police station, but the police did not file an FIR saying that it does not come under their jurisdiction. वो भागते रहते हैं बेचारे यहाँ उधर उधर. By the time he finds out which police station comes under his jurisdiction, time would have lapsed and FIR and its sanctity would have lost meaning, and multiple instances cases have gotten quashed at courts because of the delay in filing of FIRs. For the first time, through zero FIRs and EFIR, this paradigm change has been brought in our criminal justice system, where an individual can report a case, file an FIR of a cognizable offense, any part of the country, and it is mandated on the part of the police to register the case and then forward the complaint to the concerned police station for investigation. सुबह तक क्यों बेचैन रहना? कोई ऐसे वैसे नहीं, इंडिया की नंबर 1 प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट प्रेगा न्यूज से मिले 99% एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी कभी भी कहीं भी। अब प्रेगा न्यूज आपके नजदीकी अपनी केयर फार्मेसी में भी उपलब्ध है। प्रेगा न्यूज मीन्स गुड न्यूज। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा, क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम, मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज, फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस, मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी, उरुसा, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फ्रेग्रेंस, बॉन्ड स्ट्रीट, परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इंप्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। द रिवरडेल होटल आपको दे रहा है तमाम फैसिलिटीज जैसे डीलक्स रूम, प्रीमियम रूम और बेसिक रूम, 24/7 सर्विस, नीट क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम, करेंसी एक्सचेंज, ब्रेकफास्ट इन द रूम,
तो अगर आप भी द रिवरडेल होटल में स्टे करना चाहते हैं और समय भारत की तरफ से आप SB001 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। नमस्कार, मैं भारती कपासिया, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में। आपको बता दें हरिद्वार ये जगह है और बता दें कि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं विद्यालय जो कि नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय है। इसका नाम है श्री स्वामी आजरानंद अंध विद्यालय। तो आइए आपको मिलाते हैं नेत्रहीन बच्चों से और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ यहाँ से जुड़ी आपको देते हैं। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने ना कि अपना हुनर दिखाया बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। समय भारत आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। के चरणों में वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा,
ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मुझे चलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो, ताकि वे समाज में अपने लिए सम्मान का स्थान बनाने में सक्षम हो सकता है। नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल जिसका नाम श्री स्वामी अजरानंद विद्यालय उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में स्थित है। समय भारत लेकर आया है एक ऐसे विद्यालय से जुड़ी जानकारी जिसमें नेत्रहीन बच्चों ने न कि अपना हुनर दिखाया बल्कि सबको एक सीख भी दी कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, हौसलों के आगे घुटने टेक ही देती है। अगर बच्चों के हुनर की बात करें तो इन्होंने अपने हुनर से मिसाल कायम की है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, जैसे IAS, क्रिकेट, चेस और सिंगिंग में इन्होंने स्टेट लेवल पे महारत हासिल की है, जिसका एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। बच्चों आरामा लेकिन इसकी आपको पता है कुछ वो ना करे तो लाइफ ना जाए, ऐसी ही नायना दोना हो गया सबका तो नीले कर दोगी पहले धीमे धीमे बात को बात को मजाक संगीत गायन वादन सभी गायन बच्चों को दो टीचर रखते हैं
दूसरा कार्ड हवाई क्षेत्र। बोलिए। हवाई क्षेत्र रुमाल के चारों कोनों से बांधो। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर कि लंबाई एक समान हो। अब इसे आकार मेरा यार सुधा मारे भाई गले दिनों आया करता रोज के जाया करता टकरार सुधा मारे भाई गले दिनों आया बता मेरा यार सुधा मारे भाई गले दिनों में आज बैठ जा मेरे तखत पे एक भी आ गया ठीक भगत पे। आज बैठ जा मेरे तखत पे तोते की मार सुधा मारे भाई गड़े दिनों बता मेरा यार सुधा मारे भाई गड़े दिनों हमारे सुना दे कहानी तोते की मार सुधा मारे। अदर ब्लाइंड स्कूल नेत्रहीन बच्चों के विभिन्न प्रकार के कष्टों, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक के निवारण को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, ताकि उन्हें दूसरों की दया पर कम निर्भर बनाया जा सके और उनकी आजीविका कमाने के लिए उनका पालन पोषण और आकार दिया जा सके। विद्यालय में बच्चों को कई प्रकार की सुविधा दी गई है, जिसमें सुबह का व्यायाम और नाश्ता, जिसके बाद विद्यालय के लिए यूनिफॉर्म और खाना, कंप्यूटर, नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेन लिपि, संगीत से लेकर संगीत उपकरण तक सब निःशुल्क दिए गए हैं। तो देखिए इस वक्त हम विद्यालय के अंदर मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं गुरुजी आपका नाम जानना चाहूंगी। हमारा नाम स्वामी स्वयमानंद जी। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि इसकी स्थापना कब हुई, आप हमें बताइए। हाँ, श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय की स्थापना जी सन 1960 में हुई। सन 1960 में। और स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय को मान्यता मिली सन 1968 में।
तो स्वामी जी किन्होंने इनकी स्थापना की, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, स्वामी अजरानंद जी महाराज जी ने इसकी विद्यालय की स्थापना की जी। और वो स्वयं ब्लाइंड थे जी। उन्होंने अपने जीवन में नेत्रहीनता का दुख को झेला और उनको वेदनाओं को समझा और वो प्रकट हुआ, उनकी वेदनाएं प्रकट होती थी कि ब्लाइंड के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने एक जिज्ञासा थी कि अगर भगवान हमें सक्षम बनाएगा तो हम लोग ब्लाइंड के लिए एक विद्यालय की स्थापना करेंगे, क्योंकि उनकी वेदना इसलिए थी कि उनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, क्योंकि इंडिया के अंदर उसमें भारतवर्ष में कहीं पर भी ब्लाइंड स्कूल नहीं होते थे और उस समय वो पढ़ना की जिज्ञासा थी, उनको पढ़ना चाहते थे, लेकिन ब्लाइंड स्कूल ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए वो कभी पढ़े नहीं और लिखे नहीं और ब्लाइंड थे। लेकिन भगवान की उन्होंने साधना की, साधना तपोबल से उन्होंने लोगों को जोड़ा और उसका जो धन इकट्ठा हुआ उससे ये विद्यालय की स्थापना करी और तब से लेकर अब तक ये विद्यालय चलता आ रहा है। देखिए स्वामी जी बता रहे हैं कि जिन्होंने इनकी स्थापना की वो स्वयं नेत्रहीन थे, तो उनकी भावना को किसी प्रकार से ठेस पहुंची जिस वजह से उन्होंने इसकी स्थापना की और वो खुद भी चाहते थे कि ऐसे लोगों का यहाँ पे वो एक विद्यालय बनाए जिससे ऐसे लोगों को शिक्षा मिले और आगे खुद अपने पैरों पर खड़े हो। तो स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कब से यहाँ पे हैं? हम सन 1987 से हैं। जी, तो कैसा स्वामी जी आपका अनुभव रहा यहाँ पे और आप किस प्रकार से यहाँ ठहरे, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। स्वामी जी हमारे गुरुदेव थे, पारिवारिक गुरु थे। वो जब जाते आते थे तो हम लोग वहाँ बचपन में वहाँ आश्रम में आते थे, खेलते थे। हरियाणा में भी एक आश्रम है और स्वामी जी वहाँ हरियाणा में जाते थे तो हमारे पारिवारिक लोग वहाँ आते थे जी। तो हम भी वहाँ स्वामी जी के साथ हुए। फिर हम यहाँ गर्मी की छुट्टियों में घूमने आए तो वहाँ देखा यहाँ ब्लाइंड स्कूल चलता है तो हमारा मन किया कि हम लोग रहें। धीरे धीरे हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग भी संन्यास परंपराओं में आ गए हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे स्वामी जी? मेरे को 36 साल हो गए हैं। 36 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपना पूरा जीवन इन बच्चों के लिए समर्पण कर दिया है। तो स्वामी जी कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ, कैसा आपको लगता है इन बच्चों के साथ में? बहुत आनंद आते हैं। आनंद आता है? बहुत आनंद। तो देखिए स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर बच्चे कभी बीमार भी होते हैं या कोई भी उन्हें दिक्कत या परेशानी आती है तो किस तरह से आप लोग उनको जी जैसे बच्चे को कोई भी परेशानी होती है जी तो बच्चा हमें आके सुबह या शाम या जब को परेशानी होती है, वैसे तो विद्यालय के में हॉस्टल सुविधा है, हॉस्टल वार्डन है, डॉक्टर है। अगर वो बाई चांस कोई नहीं होता तो वो सीधा मेरे पास आते हैं बच्चे, कहते हैं स्वामी जी हमारे पेट में दर्द है या कोई भी तकलीफ होती है तो फिर चाहे वो कोई भी समय हो हम लोग उस बच्चे की सेवा में लगते हैं और पूरा करते हैं। जैसे भी दिन होता है डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटलाइज करना, उसका इलाज करवाना, वो सब संस्था की जिम्मेदारी। स्वामी जी कितने प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती है, आप हमें थोड़ा सा बताएं। स्वामी अजरानंद विद्यालय में अभी 513 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से 72 बच्चे ब्लाइंड हैं और बाकी बच्चे देख पाते हैं। ब्लाइंड और देखने वाले बच्चे और बिना देखने वाले बच्चे कॉमन स्कूल है यहाँ और सन 1960 से ही चलता आ रहा है और दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे ग्रहण करते हैं। और हमारी हिंदी मीडियम स्कूल है, लेकिन हम लोग कक्षा 1 से ही इंग्लिश पैटर्न को पढ़ाते हैं और उसी से सब बच्चे पढ़ते हैं। और ब्लाइंड की ब्रेल लिपि होती है, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पूर्ण शिक्षा अपनी ग्रहण करते हैं। तो स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी ब्रेल लिपि क्या होता है, हमें थोड़ा विस्तार से बताएं आप। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल थे फ्रांस के, वो स्वयं ब्लाइंड थे। उनके फादर एक मिलिट्री में गुप्त संदेश भेजने वाली पद्धति को जानते थे। जब वो घर आए तो उसके बैग में एक वो संदेश 12 बिंदुओं पर उभरे हुए बिंदु थे, उस पर एक पद्धति थी। तो उन्होंने अपने पिता के बैग में वो टटोला उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये एक चीज़ है। फादर से पूछा उन्होंने तो उन्होंने बताया कि हम लोग कहीं पर हो, ऐसी जगह हो कि दुश्मन हमारी लिपि को पढ़ ना पाए, तो ये एक गुप्त लिपि है हमारी,
मिलिट्री की थी, वहाँ की फ्रांस की मिलिट्री की। तो उसने उस लिपि को लिया, समझा, पिता ने उनको समझाया, तो उसमें से उन्होंने 12 बिंदुओं पर थी वो, उन्होंने 6 डॉट पर बिंदु बनाई और उस पर पूरे ब्लाइंड के लिए एक लिपि का आविष्कार कर दिया 6 बिंदुओं पर। तब से ये सन 1918 में शुरू किया था उन्होंने, तब से ये चलती आ रही। देखिए किस प्रकार से स्वामी जी ने बताया कि बिंदुओं पर ये सारी लिपि है और ये सारा दिमाग का ही खेल है। बहुत ही मैं बता दूं शानदार बात इन्होंने हमें बताई। और स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी संख्या में यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं? अभी ब्लाइंड लड़कियां तो 4 लड़कियां आती हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, वो चली जाती हैं, हॉस्टल सुविधा नहीं है। और स्वामी अजरानंद विद्यालय के जितने नेत्रहीन छात्र हैं उनका हॉस्टल सुविधा यहीं है। अभी 72 ब्लाइंड बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ रहते हैं बच्चे। स्वामी जी लोकल यहीं से बच्चे हैं या बाहर से भी कुछ यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं? हाँ, स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय में जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो हिंदी स्टेटीय बच्चे हैं, जैसे गुजराती भाषा वाले बच्चे नहीं है, बंगाली वाले नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी स्टेटें के बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं और 10 साल तक वो बच्चे यहाँ ग्रहण शिक्षा रहते हैं। स्वामी जी एक बात और हमें आप बताइए कि जो यहाँ का ये जितना भी ये गवर्नमेंट के उससे है या फिर आप अपना खुद से यहाँ पे या लोगों के द्वारा यहाँ पे आप लोग? जी, हमें गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिलता है, ना ही हम लोग लेते हैं। हमारे ऊपर पब्लिक डोनेशन से हम ये संस्था चलाते हैं। जो विद्यालय देख सकते हैं आप, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं और पूरा टोटल पब्लिक डोनेशन से ही चलाते हैं। तो स्वामी जी ऐसी कोई बच्चों में इनमें ऐसी खूबियां हैं जो अपने दम पे इस खूबी में कोई टैलेंट में ये बाहर गए हो या एक स्टेट लेवल पे इन्होंने ऐसा कुछ? जी, स्वामी अजरानंद विद्यालय के नेत्रहीन छात्र 80% गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते हैं और देश विदेशों में भी कई बच्चे गए हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड है सब बच्चे जो बाहर गए हैं। और यहाँ का बच्चा एक IAS किया है और लेक्चरर, प्रोफेसर, टेलीफोन एक्सचेंज सभी विषयों में है, सभी विषयों में। तो स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप चाहते हैं कि कुछ इसमें आप थोड़ा सा बताएं? नहीं, ऐसा है कि सरकारी अनुदान हम लोग नहीं लेते हैं जी। और कुछ लोग सहयोगी हैं हमारे जो सहयोग कर सकते हैं, अनुदान हमें मिल सकता है। लेकिन हम लोगों की परंपरा संन्यास परंपरा है, हम लोग स्वयं अपना जो भगत जन है या जन कल्याण है उसके लिए जो सेवा करने वाले लोग होते हैं उनके अनुदान से ये सारी संस्था चलाते हैं। और हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट लेना भी नहीं चाहते हैं और हमें मिली भी नहीं है। स्वामी जी मैं जानना चाहूँगी किस किस कैटेगरी के बच्चे आप यहाँ पे? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बिल्कुल गरीब ही बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं, या आप थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में मुझे विस्तार से बताएं? नेत्रहीन बच्चे जिस परिवारों से आते हैं वो ज़्यादातर गरीब परिवार से, 100 में 80% गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि लोगों की मानसिकता है कि हरिद्वार में है, संत लोग चलाते हैं, वो अच्छी तरह पढ़ाते नहीं होंगे, भीख मंगवाते होंगे, ऐसी भावना है लोगों की। तो वो जो अच्छे सक्षम परिवार के जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो इस विद्यालय में नहीं आते। यहाँ पर 80% वो परिवार के बच्चे आते हैं जो गरीब हैं, जो अन्य स्कूल उनको एडमिशन नहीं देता है, वो फिर हमारे पास लेके आते हैं। और हमारे पास जो आसपास के जो गरीब बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है, पिता नहीं है, या किसी वजह से वो बच्चे शिक्षा नहीं ले सकते हैं, उनके परिवार के शिक्षा नहीं दिवा सकते, वो बच्चे लड़का लड़कियां तो यहाँ पढ़ने आते हैं। इस समय मेरे पास 476 बच्चे देखने वाले बच्चे हैं जिनके परिवार बहुत ही गरीब हैं या उनके माता पिता नहीं हैं। स्वामी जी थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में आप हमें बच्चों के बताइए कि किस तरह से उनकी शुरुआत होती है? स्वामी अजरानंद विद्यालय के जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनका हॉस्टल यही है जी। और जो साइटेड है वो बच्चे पढ़ के चले जाते हैं जी। लेकिन हॉस्टल का एक नियम है, वो सवेरे 5 बजे उनके उठने का समय होता है। 5 बजे उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक मंदिर है, मंदिर में वो आरती पूजा पाठ जितनी जिसकी भावना है
वो आके करते हैं। फिर 6:30 बजे उनका चाय नाश्ता का प्रबंध होता है, तो वो चाय नाश्ता करने जाते हैं। फिर 7-7:30 बजे, अब अप्रैल से शुरू हो गया है, 7:30 बजे स्कूल शुरू हो गया है। 7:30 से लेके 1 बजे तक स्कूल में रहेंगे, वो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद भोजन की उनकी सुविधा होती है, 1 बजे भोजन करेंगे। फिर उसके बाद में 3 से 4:30 बजे स्टडी करेंगे, बच्चे पढ़ने का समय होता है। 4:30 से लेके 6:30 बजे तक 1 घंटा उनको खेलने का मिलता है। उसके बाद में फिर वो मंदिर में अपनी पूजा पाठ आरती के लिए आते हैं। उसके बाद में खाना होता है, उसके बाद वो स्टडी फिर होती है। 10 बजे उनका सोने का टाइम होता है। स्वामी जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो यहाँ की जो शिक्षा है किस लेवल तक है यहाँ पे, बताइए कि इतने 10वीं से या 12वीं से कितना यहाँ का मान्यता है शिक्षा की? हमारे पास स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय को मान्यता कक्षा 1 से लेकर 10 तक की है, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंटर कॉलेज बनाने की बात चल रही है, और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही अगली साल से हम सिलेबस शुरू कर देंगे, BA तक का सिलेबस शुरू कर देंगे। बाकी हमारे पास परीक्षण हैं, जैसे कंप्यूटर कोचिंग है, तो 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिनमें लड़कियों को भी और लड़कों को भी और ब्लाइंड को भी कंप्यूटर की परीक्षण दिया जाता है, कोचिंग दी जाती है, जिसमें सारी सब्जेक्ट उनके कोचिंग के सेंटर हैं। 3 महीने का भी है, 6 महीने का है, 1 साल का भी है। उसके लिए 2 टीचर रखे गए हैं। लड़कियों को एक मैडम होती हैं, वो पढ़ाती हैं। जेंट्स को बॉय लड़का है, वो पढ़ाता है। और हमारे पास कुछ गरीब बच्चियां ऐसी हैं जो 10वीं के बाद उन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। वो परिवार इतने गरीब हैं कि वो आगे वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं, 1-2 साल में उनकी शादियां कर देते हैं। तो वो बच्चे रोते हैं कि स्वामी जी आप इस स्कूल को बढ़ाएं, हम लोगों का जीवन में ये यहाँ पढ़ाने के बाद में हमें पढ़ाते नहीं परिवार वाले। तो उनके लिए मैंने एक और भी सोचा फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इस साल से हमने एक सिलाई सेंटर भी शुरू किया है, तो अप्रैल से ही शुरू करेंगे। अभी कल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सोमवार से वो जो क्लासेस शुरू करी हैं, उसके लिए भी 15 मशीनें लगी हैं सिलाई की। तो सिलाई की भी फुल कोचिंग उनको दी जाएगी। जो बच्चा यहाँ से निकलने के बाद सिलाई के द्वारा अपना रोजगार कर सके, या वो पढ़ना चाहता है तो सिलाई के द्वारा अपना पैसा कमा के अपनी शिक्षा को जारी रख सके, इस उद्देश्य से वो हमने दोनों कोचिंग शुरू की है। जो बच्चा यहाँ स्कूल में करेगा तो कक्षा 6 से बच्चे हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, वो बच्चे 4-5 साल कोचिंग करेंगे। तो उसके बाद जैसे बाहर जाएगा तो वो सर्विस करके अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। तो देखिए, प्राकृतिक ने अनेकों रंग हमारे चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। बता दें, अद्भुत दृश्य हमारे चारों तरफ है, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर हम ही उन्हें देख सकते हैं, एक बार के लिए अगर हम उन्हें नहा देखें तो कैसा हमें महसूस होगा। आप बिल्कुल वैसा ही इन बच्चों के लिए सोचें। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि कृपया कर यहाँ योगदान दीजिए और इन बच्चों के जीवन के लिए शुभकामनाएं दीजिए। इसी से पूरी वर्णमाला इनकी ABC अल्फाबेट सब कुछ इसी से बनता है। ये याद रहते हैं बच्चों को, ये तो याद रटाना पड़ता है। तो 1 महीने में तो सारे रट जाते हैं। हाँ, आप भी रट सकते हैं। आप ये इनकी बॉल होती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद घोषणा करते हुए कहा कि विजय मार्च के साथ किसान धरना स्थलों से हटना आरंभ कर देंगे। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने कहा, आंदोलन समाप्त नहीं बल्कि स्थगित किया जा रहा है। हम एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं। किसान संगठन समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की समीक्षा करेंगे। यदि सरकार ने आश्वासन के अनुसार काम नहीं किया तो हम फिर आंदोलन के लिए लौटेंगे। दिल्ली की सभी सीमाओं और देश के अन्य भागों में जहां भी किसान
सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल समय भारत में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश कुमार जी। तो सर कौन से पद पे आप इस वक्त यहाँ पे हैं? इस समय मैं यहाँ फ्री सेवा कर रहा हूँ और मैं 93 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 93 में एज ए मैथमेटिक्स टीचर यहाँ आया था और उसके बाद सेवा करते हुए 97 में यहाँ प्रिंसिपल बना और उसके बाद 2014 तक मैं प्रिंसिपल रहा। उसके बाद मेरी जो है एक शासकीय स्कूल रायवाला में प्रिंसिपल के तौर पे मैं पोस्टेड हूँ। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और वहाँ सेवा दे रहा हूँ और यहाँ मैं फ्री सेवा सुबह शाम और छुट्टी वाले दिन पूरा दिन फ्री सेवा ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चों की संस्था की सेवा। तो देखिए सर पूर्व प्रधानाचार्य यहाँ पे रह चुके हैं और अब बच्चों के लिए फ्री यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव रहा मैम जी। मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो ऐसा लगता था भी ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ सकते हैं जी। कभी सोचा नहीं था, मैंने देखा नहीं था, सुना था भी ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं लेकिन ये सोचते थे नहीं ब्लाइंड कैसे पढ़ता होगा। तो हमने आके देखा तो मैं इनसे जुड़ा। मैंने ट्रेनिंग भी की ब्लाइंड के लिए NIH देहरादून से, हाँ ब्रेल लिपि में मैंने ट्रेनिंग की, इन बच्चों को पढ़ाया भी। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना और इन बच्चों के लिए ब्लाइंड के लिए जितना भी हो सकता था, चाहे लाइब्रेरी लाना हो और कुछ इनके लिए संगीत का कार्यक्रम हो, सब पूरा सारे इंस्ट्रूमेंट इनको अवेलेबल कराए और सब विषयों में शिक्षा, संगीत से लेके वीविंग का, कंप्यूटर का, टाइपिंग का और कैंडल मेकिंग का सब प्रशिक्षण इनके लिए उपलब्ध कराए यहाँ पे। तो सर मैं पूछना चाहूँगी जब आप यहाँ पे प्रिंसिपल थे तो किस तरह के केस आपको यहाँ देखने को मिलते थे, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। देखिए ब्लाइंड बच्चे थोड़े से उद्दंडी होते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता और जैसे ही हम देखिए आंखों की थोड़ी शर्म होती है, आंख से हमें पता चल जाता है भाई यहाँ कौन बच्चा कैसे हमें देख रहा है या सामने वाला के हाव भाव कैसे हैं, लेकिन ब्लाइंड को ऐसा नहीं पता चलता। तो एक बार हमारे CO साहब यहाँ विजिट पे आए, मुख्य शिक्षा अधिकारी, तो एकदम अचानक वो क्लास में घुस गए। उस समय लाइट नहीं थी तो CO साहब ने कहा क्या बात, अंधेरा कैसे है, लाइट नहीं है क्या? तो हमारे बच्चों ने तुरंत, ब्लाइंड बच्चों ने जवाब दिया जी लाइट की आपको ज़रूरत पड़ती होगी, हमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो तुरंत CO साहब ने कहा सॉरी मैंने गलत सवाल किया, आप हमसे कहीं आगे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, जब एकदम लाइट चली जाए, रात को भोजन करते हैं तो हमारे हाथ वहीं रुक जाएंगे, हम भोजन नहीं कर पाएंगे बिना लाइट के। लेकिन ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे, उनमें कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमसे बहुत आगे हैं बच्चे। ये अनुभव हमें हुआ, बहुत तेज है हमसे। तो सर तब से बहुत डेवलप हो गई है यहाँ पे जगह? बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, पहले तो कुछ भी नहीं था जी, अब तो अच्छी। पहला दिनचर्या आप हमें यहाँ का बताएं, किस तरीके से बच्चे यहाँ का जो दिनचर्या है आपने वो व्यतीत करते थे, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए एक टाइम टेबल यहाँ बना हुआ है, सुबह बाद 5 बजे बच्चों को उठना होता है, नहा धो के फ्रेश होकर आपको मंदिर में आना होता है। उस संस्कार से भी हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा मंदिर में आना होता है, मंदिर के बाद तुरंत आपको नाश्ते में जाना है, नाश्ते के बाद अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करते हुए सीधा स्कूल जाना है। सर पहले भी ड्रेस थी? बिल्कुल। तो सर एक बात और, सर जो ये हॉस्टल है ये पहले भी था या अभी इसकी? नहीं, हॉस्टल पहले से है लेकिन अब सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, पहले सुविधाएं कम थी। तो सर कितनी कैटेगरी में ये डिवाइड है, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं, स्कूल के इस विद्यालय के बारे में, कितनी कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, ये क्या क्या है यहाँ पे? देखिए विद्यालय स्टार्टिंग जब हुआ था, शुरू हुआ था तब प्राइमरी विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था, उसके बाद जूनियर विद्यालय शुरू हुआ। तब उस समय जो है आसपास स्कूल नहीं होते थे, तो साइटेड बच्चे जो है, लड़के लड़कियां, गरीब बच्चे जो है बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए जाते थे और कुछ नहीं जा पाते थे। इस वजह से संस्था के संस्थाध्यक्ष हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, माता शांतानंद जी महाराज ने सोचा भी छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं, तो उन्होंने उनके साथ 78 में साइटेड स्कूल भी शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें साइटेड बच्चे, गरीब बच्चे, लड़के लड़कियाँ 1st to 10th। तो सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सर बहुत बहुत हम आपका आभार करना चाहेंगे, आप अपना समय इन बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी। तो देखिए ये इस विद्यालय के संगीत अध्यापक है, तो आइए जानते हैं इनसे थोड़ा सा विस्तार से विद्यालय के बारे में। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय भारत में। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है जी। तो सर जी हाँ सर दोनों का ही करती हुई। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी।
वीरेंद्र शर्मा। जी मैम, आप मेरा रेखा शर्मा नाम है। रेखा शर्मा जी। तो सर हमें ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे हैं और कब से आप ये शिक्षा बच्चों को यहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ पे हमें 6 महीने से ज़्यादा हुए जी। ऐसे विद्यालय में शिक्षा देते जी। और यहाँ पे आए हुए 2 साल करीब हुआ। जी। तो सर कब से आप सर कैसे आपका यहाँ पे संपर्क हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आप किस प्रोसेस से आप यहाँ आए थे, हमें थोड़ा सा बताएं। हम बच्चों को नाश्ता कराने के लिए आए, उस पर्पज से आए थे हम, बच्चों को खाना खिलाने के लिए और नाश्ता कराने के लिए। तो सर जी आगे का क्या प्लान है सर, क्या कुछ बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं? अब उन बच्चों को सिंगिंग में और प्लेइंग में नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि वो टॉप नंबर पे, जैसे इंडिया में और ब्लाइंड स्कूल है, तब उनको ये पता पड़ा कि यहाँ जो स्कूल है उसके बच्चे भी अच्छा टैलेंट है, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर कैसा लगता है आपको बच्चों को सिखाने में? बहुत अच्छा लगा है, बहुत मतलब आत्मसुख मिलता है, शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सर इस बता दें कि सिंगिंग के उसमें बच्चे कहीं बाहर अपना टैलेंट दिखाने सर गए हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, अगर ऐसा कुछ कोई लेवल है तो? नहीं, अभी नहीं गए हैं, लेकिन स्वामी जी से परमिशन लेके और उनका भजन संध्या का या जागरण में अनुमति मिलने के बाद में जा सकते हैं। प्रोग्राम कराएंगे बच्चों को हम लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। के लिए सुबह तक क्यों बेचैन रहना? कोई ऐसे वैसे नहीं, इंडिया की नंबर 1 प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट प्रेगा न्यूज से मिले 99% एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी कभी भी कहीं भी। अब प्रेगा न्यूज आपके नजदीकी अपनी केयर फार्मेसी में भी उपलब्ध है। प्रेगा न्यूज मीन्स गुड न्यूज। एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा, क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम, मिस्टीरियो।